चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का आपका सेशन नंबर 12 है, टॉप 500 सीरीज का ही कंटिन्यूस। ठीक है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कुछ है ना क्वाड्रेटिक से इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। कुछ नंबर्स आपके नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे तो दोनों को क्लब करके, है ना, मतलब नंबर सिस्टम्स, नंबर्स आप बोल दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे सेशन 11। ठीक। तो जो स्टूडेंट्स ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो भाई वो सेशन 11 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सिर्फ आपका नंबर्स नॉलेज और इक्वेशन से आपका रिलेटेड है। ठीक है। और सेशन 8, 9 एंड 10 आपका अर्थमेटिक से रिलेटेड है। 9 और सेशन 10 में आपके पास टोटल मिला के 15 डीआई के और अर्थमेटिक के आपके सेट है, जो कंप्लीट आपका अर्थमेटिक कवर कर सकता है। ठीक है। तो आप अपनी पेज से करो, जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है जिस एग्जाम की, उसी हिसाब से आप इन स्पेशली इन दो वीडियोस को आप देखिएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लेके बैठ जाओ कि सारे के सारे सेट कर लिए, नहीं। जो थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है या समथिंग कुछ ऐसा अगर लगता है कि अभी शायद मे बी अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, तो आप मत करो उसको, है ना। कुछ कुछ पोर्शन आप कर लो जो आपको यूजफुल लगता है ना। अभी फिलहाल क्या है, अभी एग्जाम है जो भी अपना एसबीआई क्लर्क मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, मिक्सचर्स के हो गए, टीएसडी के क्वेश्चंस हो गए, है ना, केसलेट और डीआई, तो वो वाला पोर्शन कर लो, बाकी आप छोड़ दो, है ना। चलो। तो आज का थोड़ा सा मिक्स सेशन प्लान किया है हम ना, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। आई थिंक डीआई है आपके पास दो, और इम्पोर्टेंट क्या है अपने को, डीएस है ना, 5-6 क्वेश्चन हम डाटा सफिशिएंसी के थोड़ा सा मैंने कम कराई थी आपको, 5-6 क्वेश्चन मैंने बोली है। अगेन दैट इज इक्वेशंस, थोड़ी से एक आधा सेट आपका इक्वेशंस का होगा, थोड़े से नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। डीआई आपका मिसिंग टेबुलर होगा। ठीक। और एक आप डबल पाई चार्ट बोल सकते हो, है ना, पाई चार्ट, पुली, कुछ भी आप बोल दो, है ना। वो हमारा मतलब क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट से आपका मतलब होता है। ठीक है भाई। तो चलो, ओवरऑल आप देखोगे थोड़ा सा एक मिक्स सेशन है आज का। ठीक है। और एक जानकारी और देनी है भाई मुझे, आज का सेशन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी नहीं होगा ना, अराउंड आपका 1-1:30 जो आपका सेम रेंज रहता है ना, वन वन एक एक घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का ही मैं ये सेशन दूंगा। कल आपका 11 तारीख है, 11 नवंबर, है ना, 11:11 पे एक स्पेशल सेशन होगा आपका। ठीक है। स्पेशल सेशन मतलब क्या है कि मेरे को 11:11 पे कल एक सेशन डालना ही डालना है। ठीक है। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा एक डीआई और बाकी नंबर सीरीज से अभी रिलेटेड हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। और मैं यार इस फेवर में भी नहीं रहता, मैं नंबर सीरीज में क्या ही बता पाऊंगा, है ना। बस वही वही होता है नंबर सीरीज में कि अगर आपका पैटर्न जो भी फिक्स है, अगर वो आपका करा कराया आ गया तो आप कर सकते हो, अगर नहीं नहीं आता है तो वहां बैठ के दिमाग ज्यादा नहीं लगा सकते हम लोग, है ना। एक बार को क्या है कि अर्थमेटिक में तो हम चलो मान लो, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के बाहर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें तो क्या हमें कॉन्सेप्ट पता रहता है, एक फेस होता है कि हमें उसमें एंटर किया और थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा मैं अपना टाइम लेके या जैसे भी करके कॉन्सेप्ट लगा के कर सकता हूँ। बट नंबर सीरीज में जितना मैं समझता हूँ भाई, वो क्लिक किया तो किया, नहीं होगा तो वो नहीं होगा, है ना। तो जो भी है ना, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा नंबर सीरीज से रिलेटेड, है ना, जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे अभी अभी एसबीआई क्लर्क मेंस तक, है ना, 15-20 जो भी क्वेश्चन है हम लोग वो आपका एक सेशन में उससे रिलेटेड आपका ले लूंगा। ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज आपका दिया हुआ है। ठीक है। आप चाहो तो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, है ना, क्यूएपी चैनल का नाम भी आपका क्यूएपी है और आपका ग्रुप का नाम भी क्यूएपी है, और कमेंट आप देख ली करिएगा, है ना। आपकी पीडीएफ में कमेंट में क्या कर देता हूँ, आपका अटैच कर देता हूँ। ठीक है। ग्रुप में भी आपकी क्या हो जाएगी, या आपके चैनल पे भी जो भी है आप वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज दिया हुआ है। ठीक है। ये डाटा सफिशिएंसी से कुछ रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, है ना, जिसमें नंबर्स के भी हैं। ये आपका डबल पाई चार्ट है। ठीक है। आसान है ये आपका, है ना। आज का सेशन आपका ना मिक्स है। ठीक है। इजी भी होगा, ट्रिकी पार्ट भी होगा, और अबव मॉडरेट, ये मॉडरेट है ना, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सारे सारे के सारे क्वेश्चन आपके विद इन टाइम लिमिट में है ना, आप चाहो तो विद इन टाइम लिमिट वाले हैं, कोई भी ऐसा एक कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका लाइक क्या होता है लेंदी हो या कोई टाइम लिमिट से आपका थोड़ा सा एक्सीड करे, है ना। प्रॉपर आपका उस बॉक्स में आते हैं जो आपका क्या है एग्जाम टाइम में, जो आपको टाइम मिलता है। ठीक है। तो ओके ओके क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। अपना एग्जाम लिमिट में जो आपका एक्चुअल एग्जाम लेवल है उस हिसाब से क्वेश्चन है। दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ना सेट ऑफ टुडे। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आज का सबसे बेहतरीन सेट, है ना, सबसे बढ़िया सेट नंबर्स नॉलेज का, वो आपका ये वाला सेट है। ठीक है भाई। तो इसको भी ट्राई करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका दैट इज अगेन ए वेरी 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 ब्यूटीफुल सेट। ठीक है। ये भी आपका बहुत बढ़िया सेट आपका दिया हुआ है। ठीक है। और इसे भी हम लोग देखते हैं, बाकी आपका ठीक है। डाटा सफिशिएंसी 3 वाला ट्रेन्स का है,
एक मिक्सचर्स का आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन हम लोग, है ना, थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बता दिया, लाइक है ना, कभी किसको कोई पोर्शन अगर नहीं करना है ना, तो वो आप क्या डायरेक्टली आप उसको स्किप कर सकते हो कि अभी आपको पता चल गया कि हाँ भाई मेरे को क्या है कि ये पोर्शन है, मुझे इस वाले पोर्शन को अगर करना है ना, तो मैं डायरेक्टली उसमें मूव कर सकता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट विद ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स नॉलेज, ठीक। चलो, when z is divided by 5 the quotient is 5 and the remainder is 2, this is so simple, है ना भाई। जब आप आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, y है, और रिमाइंडर कितना है आपके पास 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि z दैट इज द फॉर्म ऑफ दैट इज 5, जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय y प्लस रिमाइंडर यानी 2 आ गया। z की जो वैल्यू आ गई दिस इज 5y प्लस 2 आ गई, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया था भाई, किसी भी नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना, है ना, लाइक अगेन दोबारा बता देता हूँ ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी। भाई 15 है, 15 यानी 6 दूनी कितना हो गया 12, तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि 15 किस फॉर्म का होगा, दैट इज 6 इंटू टू, 6 इंटू टू प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये इस फॉर्म का आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर है जेड फॉर्म का, है ना, दिस इज 5y प्लस 2 की फॉर्म का है, उसको आपको क्या निकालना, फैक्टर निकालना। ये दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है। अब आ जाओ पहली स्टेटमेंट को क्या बोल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो जेड का जो फॉर्म है दैट इज 5y प्लस 2 का होगा, और सेकंड मेरे पास क्या है दैट इज y इज एन ऑड नंबर, ठीक है। ये इसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ, क्या मैं पहली स्टेटमेंट से डाटा निकाल पाऊंगा, क्या मैं दूसरी से निकाल पाऊंगा, क्या दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, यही मुझे इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक। अगर मैं सिर्फ पहली इक्वेशन लेता हूँ भाई, है ना, आप समझना दिस इज वाई क्यूब माइनस 40 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आप देखो वाई क्या है, ऑड है, वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही चीज मैं पुट करके दिखूंगा। पहली इक्वेशन से तो मुझे यही पता लग रहा है ना भाई, पहली इक्वेशन से जो पहला स्टेटमेंट है वो यही पता लग रहा है कि वाई क्यूब इज लेस देन 40 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप वाई को 1 पुट करते हो, है ना, तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, वाई का क्यूब यानी 1 का क्यूब, दिस इज 1 लेस देन 40 माइनस 1, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, 1 इज लेस देन 39, ये आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। अब आप सेकंड आ जाओ, अगर आप y को 2 तो रखूंगा नहीं, है ना, ऑड नंबर है, तो y को मैं क्या रखूंगा 3 रखूंगा। जैसे ही मैंने y को 3 रखा तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा, दिस इज 27, 27 इज लेस देन 40 माइनस y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या पोर्शन देगा, दिस इज 27 इज लेस देन 31, हाँ जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपके पास, ठीक। तो सिंपल है, देख के आपको पता चल रहा है ना भाई, एक दिन जैसे आप 5 रखोगे तो 5 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और दिस इज 40 माइनस समथिंग है ना भाई। 5 जब अगर आप रख रहे हो तो वो 125 आ रहा है, क्या 125 कम है, ऑलरेडी ही 40 कम है आपसे, है ना, 125 से ऑलरेडी 40 ही कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इससे आगे वाली वैल्यूज पे, है ना, ये सारा की सारी जो इनइक्वालिटी है वो आपकी क्या होल्ड करेगी, फॉल्स होल्ड करेगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो ही वैल्यू निकल कर आई, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। ये कहानी क्लियर होती है। अब मुझे फैक्टर्स निकालने हैं जेड के, है ना। तो अब आप देखो, पहले जेड मुझे पता लगना चाहिए, तभी तो मैं उसके फैक्टर निकालूंगा कि भाई इसके कितने फैक्टर है ना। या मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म जो भी है फैक्टर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप तभी निकाल पाओगे ना कि जब आपको नंबर पता होगा, ठीक। तो ये मुझे पता चला कि जेड वाई की जो वैल्यू है 1 है, और एक बार वाई की वैल्यू 3 आ रही है। जैसे ही आप y को 1 पुट करोगे तो नंबर कितना आएगा 7, और जैसे ही आप y को 3 पुट करोगे, 5 से 15 और 2 कितना आ गया 17 आ गया। तो यही दो पॉसिबल नंबर्स हुए मेरे पास, 7 और 17। सबसे खास बात इस क्वेश्चन में ये क्या आ गई स्टेटमेंट से कि भी दोनों के दोनों प्राइम नंबर है भाई। 7 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होते, दैट इज 1 इंटू 7, इसके भी दो फैक्टर होंगे। 17 के क्या फैक्टर हो, अगेन दैट इज 1 इंटू 17, इसके भी दो फैक्टर होंगे। इसका मतलब मैंने पता लगा लिया ना कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ जेड, जेड के कितने फैक्टर है, दो फैक्टर, ठीक है। ये इसलिए मैं पता लगा पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो दोनों के दोनों मेरे पास क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कभी भी फैक्टर ही नहीं होते, है ना। प्राइम नंबर का फैक्टर वो तो नंबर इटसेल्फ होता है, और 1 तो सबका आपका फैक्टर होता ही होता है। तो 7 आया, है ना, 5 से 15 प्लस 2 17, ये भी मेरे पास कितना है 7 और 17। इसका मतलब हाँ मैं पहली स्टेटमेंट अलोन से आपका आंसर निकाल पा रहा हूँ। क्लियर होती है कहानी, है ना। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसको लेके। बस आपको थोड़ा सा देखो, ये पोर्शन देखने में थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है ना, क्वेश्चन बुक भी बहुत बढ़िया है, बट व्हेन यू जस्ट एंटर्ड इट तो आप क्या होगा, धीरे धीरे जब इसकी लेयर्स खुलेगी तो दैट इज सो सिंपल ना भाई, अपने को सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखनी थी।
3 से ज्यादा मैं जा नहीं पा रहा, ऑलरेडी 5 का क्यूब 125 करूंगा, ऑलरेडी वो 40 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो हाँ जी, पहली से मेरे पास आ रहा है। अब सेकंड, अगेन इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया और सेकंड भी आप समझो भाई, y इज अ फैक्टर ऑफ 32। y क्या है मेरे पास, ऑड नंबर है, समझना। नंबर मुझे क्या दिया हुआ, 32। नंबर क्या दिया, 32। वो ये बोल रहा है y इज अ फैक्टर ऑफ 32। भाई इसका मतलब क्या है, मैं अगर बोलता हूँ जैसे 2 है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, ऑब्वियसली बताएं 2 क्या है भाई, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। इसका मतलब क्या है, ये 16 को पूरा का पूरा डिवाइड ही तो करेगा, है ना, यही तो मतलब होता है। अब ये 32 है, y मेरे पास क्या है, ऑड नंबर, वो नंबर है ना जो फैक्टर है 32 को, क्या कोई भी ऑड नंबर डिवाइड कर पाएगा, है ना, क्या 32 को कोई भी ऑड नंबर डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सिवाय एक के। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 निकल कर। क्लियर हो गई कहानी भाई, 32 का फैक्टर भाई ऐसे ही तो करोगे, दिस इज 2 रेज टू द पावर 5 ना, यही तो हुआ मेरे पास फैक्टर। क्या यहाँ पर कोई भी वो कह रहा ऑड है, ऑड यानी इस 32 को आप y, इसका कोई सा भी फैक्टर क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे भाई, 2 हो गए, 4 होगा, 8 होगा, और क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और एक एक तो मेरे पास सबका फैक्टर होता ही होता है, यानी इसमें कोई भी नंबर 32 में मेरे पास ऑड नहीं है, यानी 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि 32 को सिर्फ और सिर्फ उसका फैक्टर जो डिवाइड कर रहा है y, वो सिर्फ और सिर्फ अगर ऑड है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 इसने बोल दी, तो इसका मतलब z यहाँ पर स्पेसिफिक निकल गया, दिस इज 5 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज व्हाट 7। ठीक है ठीक, जैसे 7 आया, अगेन 7 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर, ओ सॉरी, आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ हो गया। अगेन इस स्टेटमेंट से भी मैं आपका आंसर निकाल सकता हूं कि हाँ, मेरे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो मेरे पास कितने होने चाहिए, जेड के 2 होने चाहिए। क्लियर है कहानी, है ना। तो क्या है कि थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए कि ना, मैं अभी आपसे सम ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहा कि सम ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर की डेफिनेशन तो भाई वो भी चलो बहुत दूर की बात है, बस कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, 32 के क्या मल्टीपल्स हैं, है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32। फैक्टर्स ऑफ 32 जो 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करो, और अगर उसको नंबर को डिवाइड करोगे तो 32 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मॉडरेट था, आप विद इन टाइम लिमिट में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट से, आइदर 1 से और आइदर 2 से, दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग का है, कुछ रेंजेस आपके पास दी हुई है ना भाई। तो आप नॉर्मली क्वांटिटी 1 को सॉल्व करो, क्वांटिटी 2 को सॉल्व करो। अगर मैं क्वांटिटी 1 को सॉल्व करता हूँ पहले, है ना, तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, देखो स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस इज 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ओपन कर लो। अगर कोई भी दिक्कत होती है ना, एक एक स्टेप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आया वाला पोर्शन। इसे मेरे को डिवाइड ही करना है, ठीक है। आप देखो ए जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब इसको जैसे मुझे सॉल्व कर सकते हो, अब इसको ऐसे 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 तो सॉल्व करोगे, दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कंसीडर कर लीजिए आप, है ना, ओपन कर लो तब भी आसान है। या फिर आप ऐसे कर लो, दिस इज ए स्क्वायर, इस पूरे को ही आपने ए स्क्वायर मान लिया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस दिस इज व्हाट, ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी। हालांकि देखो बहुत आसान है ना भाई, मुझे पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब मैं ओपन करता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार तो सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, एक बार आता है प्लस 2ab का, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, माइनस 2ab, बस ये वाली दो टर्म्स क्या होती है आपकी, डिफर। क्लियर है कहानी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, है ना। अब मैंने आपको बता दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये क्या आएगा, 2ab, यानी ट्वाइस ऑफ जेड वाई, तो यहाँ पर आया, ठीक है, माइनस दिया हुआ है, दिस इज माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ जेड वाई, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और दिस इज माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, 2 जेड वाई ये आ गया, और नीचे आप देखोगे दिस इज 4 जेड वाई,
अगेन दिस इज 4z/, 2 इंटू 2 कितना हो गया, दिस इज 4z/, और यहाँ पर भी 4z/, दिस इज कैंसिल आउट, सो दिस पोर्शन इज इक्वल टू, तो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर, आसान था, है ना, इतना शायद एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आप क्वांटिटी पे आओ, सेकंड आप देखो, ये नोटिस करना है ना, ये दिस इज व्हाट इज नोट, दिस इज नोटेड दैट ये रेंज, अभी यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। पहला तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, दिस इज 1। सेकंड आप देखो, अब देखो अपने को ये तो पता होता है ना कि भाई जैसे 2 की पावर एक ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई ए की पावर मान लो 5 दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम है तो मेरे पास पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो 2 प्लस 5 आप इसको क्या लिखोगे, ए रेस टू द पावर 7 आप। मान लो ये ऐसे होता है, 2 डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर 5, देखो बेस सेम है ना, डिवाइड है, इसका मतलब पावर डिवाइड में मेरे पास क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये जो मेरे पास आ जाता है ए की पावर -3 आ जाता, या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 1/a³ ठीक। तो अगर आपको नहीं पता था, है ना, बेसिक आइडिया, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, सॉरी। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, को क्या बोल रहे हैं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 5/2, यानी 5 5/2 प्लस 1/2, यानी 2.5 प्लस 0.5, यानी 2 की पावर 3 में डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये आ गया 2 की पावर 3 मल्टी, ये डिवाइड आपको करना है, दिस इज 8 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर वाई रेस टू द पावर 4, दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है। एक रिलेशन मेरे पास आ गया, है ना, इन टर्म्स ऑफ जेड एंड वाई, की भाई क्वांटिटी 2 की तो वैल्यू जेड स्क्वायर और वाई रेस टू द पावर 4 आ गई मेरे पास। अब इसको कैसे डील करना है वो आप समझना, ठीक है। अब आप देखो, देखो अगर आप इसको नंबर्स लाइन में ड्रॉ करोगे, समझना, है ना, दिस इज द पोर्शन, ठीक। अब इसने जेड की रेंज क्या दी हुई है आपको, आप समझो, पहले तो आप यही समझो कि भाई जेड स्क्वायर, देखो जेड जेड क्या है, अगर ये नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे ना, ये 0 है और ये 1 है और ये 0 है, दिस इज नेगेटिव का 1 आपका। जेड की क्या रेंज है भाई, जेड 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से मेरे पास क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इसका मतलब जो जेड जो लाई करेगा वो इस वाले पोर्शन पे लाई करेगा, है ना, समझ लो थोड़ा सा। भाई जेड क्या है, जेड 0 से तो बड़ा है, जेड इज ग्रेटर देन 0 बट जेड इज लेस देन 1। इसका मतलब कोई सी भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में जो लाई करेगी वो किसकी वैल्यू होनी चाहिए, जेड की वैल्यू होनी चाहिए। भाई माइनस 0.2 0.3 0.375 कुछ भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में जो लाई करेगी वो जेड की होनी चाहिए। अब y की वैल्यू क्या दी हुई है, y की वैल्यू भाई 0 से कम है और -1 से ज्यादा है, 0 से तो कम हो गई, है ना, और -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा का मतलब -2 तक मत चले जाना भाई, -1 समझना, माइनस लॉस यानी -1, -1 बढ़ा है या -0.5 बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है -0.5, क्लियर है। इसका मतलब वो कोई भी वैल्यू जो 0 और -1 के बीच होगी वो वैल्यू किसकी होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि ये नेगेटिव पोर्शन होगा और ये वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव पोर्शन होगा। बट जैसे ही आप जेड स्क्वायर वाई की पावर 4, देखो नेगेटिव की पावर 4, समझना, ये तो क्लियर है, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर 4, दिस इज नेगेटिव की पावर 4, ये इवन पावर आ गई तो ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव होगा और ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव होगा। ये तो कलेश खत्म हो गया, आई मीन पंगा खत्म हो गया कि ये नेगेटिव तो आने से, इसका मतलब दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप खुद देखो, आप समझो, भाई मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो दिस इज व्हाट इट कम्स, दिस इज 1/4 आएगा ना, 1/4 आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉइंट्स में होगी, है ना, दिस इज 1/, ये वाली क्वांटिटी भी फ्रैक्शन में है, दिस इज लेस देन 1, ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 है ना, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो, और ये वाली क्वांटिटी भी लेस देन 1 होगी, है ना, दिस इज व्हाट, यानी लेस देन 1 पावर 4 आ रही है। इसको भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी आएगा पावर 4 करो, पावर क्यूब करो, पावर 4 करो, लेस देन 1 ही तो आ रही है, दोनों क्वांटिटी लेस देन 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 1/, लेस देन 1। किसी भी नंबर को अगर आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, यानी एक को, है ना, मैं किसी से भी लाइक 0.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पोर्शन क्या आना चाहिए आपका, 1 से तो क्या होगा, बड़ा ही बड़ा होगा, यानी 1 1 है ना। 1 को अगर आप कोई भी एक ऐसे नंबर से देखो, 1 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट मेरे पास क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, है ना। जैसे ही 1 है ना, अब 1
0.5 या 0.2 या 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है रिजल्ट मेरे पास क्या होता चला जाएगा, एक से बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? बहुत मैंने एक्सपेंड करके आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात नहीं है ना, समझ रहे हो ना? सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात, ये तो बहुत ज्यादा यूजेबल चीज है जो बार बार आएगी। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, दिस इज 1/समथिंग, 1/समथिंग समथिंग, मतलब अगर ये वाला नीचे वाला पोर्शन अगर एक से बड़ा होगा तभी तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन मेरे पास क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। अगर नीचे वाला ही मेरे पास पोर्शन क्या है, एक से कम आ रहा है, जब ये पोर्शन एक से कम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टेंट आएगा वो एक से क्या होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। ठीक, ये कैसे पता चला, ये दोनों पोर्शन मेरे पास एक से ज्यादा होंगे, है ना भाई? ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब आप कोई एक नंबर है, देखो कोई भी आप एक नंबर ले लो -1 से 0 तक, सारे तो पॉइंट्स में ही होंगे ना। पॉइंट्स में मतलब क्या होगा, है ना? तो वो लेस देन 1 ही होगा, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, वो सारे के सारे लेस देन 1 ही आने वाले हैं। ऐसे ही 0 और 1 के बीच में कोई भी आप नंबर लोगे वो तो पॉइंट में आएगा, वो भी लेस देन 1 होगा आपके पास। ठीक, उसकी पावर 4 करो, 6 करो, 8 करो, वो भी लेस देन आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट पता चला क्या कि जो पहली क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी 1, है ना, वो तो मेरे पास 1 आ रही है, और सेकंड वाली जो क्वांटिटी आनी चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 1। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दिया, यही सारी चीजें ना आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक, अलग अलग फॉर्म में मैं रेंज आपको कुछ और दे दूंगा, है ना, तो वो आपको ऐसे ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका थोड़ा सा 3 स्टेटमेंट का भी डाल दिया, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं करने, 3 स्टेटमेंट में, है ना, वो 3 स्टेटमेंट वाला होगा तो विद इन टाइम लिमिट वाला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्लर्क मीन्स है तो उसी रेंज का मेरे पास क्वेश्चन होना चाहिए। अभी आपका एवरेज से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, देयर आर 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स p q r एंड s, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट आपकी दी है। ठीक, एवरेज ऑफ q एंड r, पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, है ना, तो एवरेज ऑफ q एंड r यानी q और r का अगर आप एवरेज देखो, यानी सम मेरे पास इनका कितना आ जाएगा, 42 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, है ना। q प्लस r अगर 22 है तो q प्लस r का डबल कर दिया, दिस इज 42, वाइल पी एंड एस इज 42, यानी पी और एस का जो एवरेज है ना, ये आपका एवरेज ही निकालो। एवरेज ऑफ क्यू एंड एस टुगेदर इज 22, वाइल एवरेज ऑफ पी एंड एस इज 40, तो पी और एस का जो सम आ गया वो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 80, इसका डबल कर दो, है ना, 42 का डबल कितना आ जाएगा, 84। स्कोर ऑफ एस इज 14 मोर देन द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। तो Q एंड R टुगेदर से अगर S की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, वो 14 ज्यादा है, किससे 14 ज्यादा होनी चाहिए, एवरेज ऑफ Q एंड R टुगेदर। एवरेज ऑफ Q एंड R डायरेक्टली आपको 22 चाहिए हुआ है, तो 14 प्लस 22 यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। खत्म भाई, P और S, एक इक्वेशन दी हुई थी 84, S की वैल्यू अगर 36 है तो ऑब्वियस सी बात है P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ भी आएगी, मुझे उससे मतलब ही नहीं है ना, हालांकि 48 ही आनी चाहिए, है ना। 84 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 से 14, 4 5 6 7, ठीक है, नहीं 4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेटमेंट से तो भाई आ रहा है मेरे पास, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली से आ रहा है। पहली को मैं ना तो 2 के साथ कंबाइन कर सकता, ना ही मैं किसके साथ कंबाइन कर सकता, 3 के साथ कंबाइन कर सकता। तो ये वाला कहानी तो खत्म हो गई, स्टेटमेंट 1 से तो मेरे पास आंसर आ। अब सेकंड आ जाओ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड लो। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, क्या इन दिनों से इंडिविजुअल आ रहा है या दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुई ना कहानी भाई, स्टेटमेंट 1 से तो मेरा अलोन आ रहा है, स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, या तो दोनों से सिंगल सिंगल आना चाहिए या दोनों को कंबाइन करके आना चाहिए। ठीक, तो स्टेटमेंट सेकंड, फर्स्ट बिल्कुल ही हटा दो, स्टेटमेंट सेकंड पे आ जाओ, क्या दे रहा है वो, p प्लस क्यू का जो एवरेज है वो कितना है भाई, 36, यानी इसका कर दो 42। क्या p और q 72 है क्या, सिर्फ इस स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, द डिफरेंस बिटवीन p एंड q इज सेम एज दैट ऑफ q। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो वो डिफरेंस की बात कर रहा है, या तो p माइनस q q के बराबर होगा, या q माइनस p किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। समझना, अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, भाई मुझे तो नहीं पता ना p बड़ा है या q बड़ा है, जैसे ही आप q माइनस पी इक्वल टू क्यू रखेगा तो q से q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, p की वैल्यू 0। क्या p 0 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पहले ही दे दिया, वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है,
इसका मतलब ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट करो, है ना। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक। तो हटा दिया मैंने इसको, इसका मतलब क्या है, दिस इज p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 2q के इक्वल आ गई, खत्म हो गई, p और q का रेशियो आ गया, है ना। सिर्फ सेकंड थर्ड स्टेटमेंट से तो p इक्वल टू 2q आ रहा है, तब भी मैं इससे कुछ भी नहीं पता लगा सकता, तो ठीक है दोनों को कंबाइंड कर दो, दोनों को जैसे आपने कंबाइंड किया, एक बार तो इनका सम दे रखा है, दिस इज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 72, है ना, और एक बार p इक्वल टू 2q दे रखा है, तो 2 और 1 की रेशियो में आप इसको डिवाइड कर दो, है ना, 24 दूनी है 48, है ना, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा पोर्शन 72, ठीक है। सिर्फ सीखने के लिए वैल्यू में निकाल देता हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है एग्जैक्ट डाटा निकालने की, ठीक। तो आंसर आया या तो स्टेटमेंट फर्स्ट या फिर सेकंड एंड थर्ड को आप क्या कर दोगे, कनेक्ट आप कर दोगे, ठीक। तो क्या निकल कर आएगा भाई, आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अपना आसान क्वेश्चन था, आसान तो नहीं खैर नहीं बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी फैक्टर होता है ना अपने पास, है ना, तो ये अपना आराम से हो सकता था। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन नंबर्स, ठीक है। Z is an even number when it is divided by 5 the remainder is 5, ठीक है। Z एक even number है, ध्यान रखना, है ना, जब आप उसको 5 से डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर आता है y, तो y की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात है, वो ये मांग रहा है कोई एक नंबर है, जब आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब आ जाओ पहली स्टेटमेंट पे, देखो ये बहुत बढ़िया आपको है ना चीजें का क्या है, अगर इसको पता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता तो अब एक बार देख लीजिए, बहुत नॉर्मल चीज है, द सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ जेड इज जेड माइनस 42, वो नंबर है ना, एक नंबर है उसका सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर जेड माइनस 42, और जेड मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक इवन नंबर दिया हुआ है। अब आप समझना जरा, है ना, आप समझो, जैसे कि आपने एक इवन नंबर लिया, लाइक मैं ले लेता हूँ 12, है ना, समझना इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 4 होगा, हाँ जी 4 होगा, 6 होगा, और मेरे पास क्या होगा 12 होगा, ये सारे इसके फैक्टर होंगे, है ना। तो कोई भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, दैट इज अ नंबर इटसेल्फ, दैट इज द नंबर इटसेल्फ, खुद ही वो अपना सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अब इसने बोला सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर, सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर इसका 12 का क्या है, 6 है, 6 कैसे आया होगा, कैसे आया होगा 6 कैसे आया होगा, यानी 12 को किससे डिवाइड किया होगा, मैंने 2 से डिवाइड किया होगा, इसलिए तो 6 आया होगा। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि किसी भी नंबर, है ना, अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी अगर इवन नंबर है, उसका सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर कैसे निकलेगा, उसी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, यही तो डेफिनेशन निकली इसकी, और कोई भी डेफिनेशन नहीं। आप दोबारा समझो, जैसे कि वो एक नंबर है 94, है ना, 94 का फैक्टर करोगे, करो कैसे फैक्टर करोगे भाई, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से तो ब्रेक करोगे, या तो डिवाइड बाय 1, है ना, 1 तो खैर सबका ही फैक्टर होता है, कैसे करोगे इसका फैक्टर, दैट इज डिवाइड बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 47, अब 47 को आप ब्रेक करोगे ना किसी भी पार्ट में, है ना, आप इसको, है ना, 47 को ब्रेक करो, लेकिन 47 तो ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसका तो फैक्टर आया 1 इंटू 2, इसके जो फैक्टर आए दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 47, है ना, दिस इज 1 मल्टीप्लाइंग दिस इज 2, 47 और 94 है। अब 94 एक इवन नंबर है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होगा, अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो कैसे आया हुआ आधा, यानी ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको करके कहा 2 से डिवाइड मैंने किया, दैट मींस आई गॉट अ फैक्टर व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर, क्लियर हो गई कहानी, ठीक। तो इसने थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया, अगर इवन नंबर होता, चलो इवन नंबर की तो कहानी अपने को समझ में आ गई, सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर समझ गए, सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, यही तो डेफिनेशन है भाई, उस नंबर को उसके छोटे छोटे सबसे छोटे छोटे फैक्टर से जब आप डिवाइड करते चले जाओगे तो ये वाले फैक्टर निकल कर आते चले जाएंगे आपके, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, सब सेकंड लार्जेस्ट 6 है, अब थर्ड लार्जेस्ट कैसे निकलेगा, यानी 4, वो कैसे आना चाहिए, यानी इसके तीसरे स्मॉलेस्ट फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर दो, समझ लो, थर्ड लार्जेस्ट कैसे आएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिवाइड करके, फोर्थ लार्जेस्ट कैसे फैक्टर आएगा, फोर्थ स्मॉलेस्ट फैक्टर को डिवाइड करके, समझ लो, सेकंड लार्जेस्ट कैसे आएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट को डिवाइड करके, क्लियर हो रही है ना मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक।
तो ये बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है ना। बस उसने क्या किया, नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर सबसे छोटा फैक्टर, उसने सेकंड लार्जेस्ट बोल दिया। अगर यहाँ थर्ड लार्जेस्ट भी बोल देता तब भी मैं कर लेता। थर्ड लार्जेस्ट क्या है भाई, 12 है, 12 के फैक्टर ही करोगे, दो ये दो दो किया मैंने। अगला क्या आया मेरे पास, 6 आया, है ना। 6, अब फिर क्या करोगे, यानी दो तो मैं लूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। यानी एक फैक्टर 2 हो जाएगा, एक फैक्टर 4 होगा। अगला छोटा नंबर 2 से क्या होगा, वो 3 ही तो होगा भाई। ऐसी तो ब्रेक करते हैं हम लोग। ठीक, तो क्लियर कहानी मैंने कर दी आपके पास। ठीक, अब आप आ जाओ ऑर्डर नंबर पे। अगर आप ऑर्डर नंबर लेते हो, मान लो 15 मैंने लिया भाई, तो 15 के फैक्टर कर लो। हालांकि तो बहुत आसान है, 1, 3, है ना, 5 यही तो होंगे। अब यहाँ पर दो तो होगा नहीं, है ना। अब इसका सबसे सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, 15 होगा, है ना। इसका सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर 5 आया। 5 कैसे आया, इसके सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर यानी सेकंड लार्जेस्ट सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, 15 डिवाइड बाय 3 दिस इज 5। ठीक, तो ऑड नंबर में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। नंबर ये 1, 3 और 5 था। मान लो नंबर आपके पास क्या होता है, लाइक 1 होता है, उसके फैक्टर 1 होता है या 3 होता है ना, फिर या 3 नहीं होता, 7 होता और 5 होता। 1, 7, 5 और मान लो 35 उसका फैक्टर है। लाइक 35 ही आप ले लो, 35 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 35 इटसेल्फ होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर ऑड नंबर में 3 होना जरूरी है भाई, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस वाले फैक्टर यानी सेकंड स्मॉलेस्ट फैक्टर को जब आप डिवाइड करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर आपके पास निकल कर। ठीक है भाई, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये आपको पता था, है ना, तो थोड़ा सा अगर लग रहा है कि इसको ज्यादा स्किप कर देना इस वाले पार्ट को, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलो भाई ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन का कुछ भी नहीं रहा पोर्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। तो सिनेरियो क्या था, कोई एक नंबर है, मुझे उसको 5 से डिवाइड करना है, तो मुझे रिमाइंडर निकालना था। ठीक, अब सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ जेड, जेड कोई एक नंबर है, उसका सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर कैसे आएगा, और जेड इवन नंबर है, अभी अभी बताया ना। इस नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर आ जाएगा, दिस इज जेड माइनस 42। सिंपल हो गया, है ना। तो दिस इज व्हाट जेड, दिस इज 2z माइनस 84। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड इज 84। जब आप 84 को 5 से भाग देते हो तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। खत्म कहानी, निकल गया मेरे पास भाई, 16 पंजे 80, 4 आएगा रिमाइंडर। तो पहली स्टेटमेंट से मैं आपका आंसर निकाल सकता हूँ। अब आप सेकंड आ जाओ। सेकंड इज a two digit number such that digit its tens place is twice as that of the unit place। ठीक, अब आप देखो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आप देखो भाई, जेड आपका एक 2 डिजिट का नंबर है ना, जो ए और बी ऐसे ही तो मानते हो। अब जेड आपके पास क्या है भाई, इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो इसकी जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो आपके पास 2, 4, 6, 8 होगी। 2, 4, 6, 8 ये लूंगा। अब वो क्या बोल रहा है, टेंस प्लेस डिजिट वो दुगना है यूनिट प्लेस डिजिट का। तो भाई 2 का दुगना करोगे तो कितना आएगा, 4, 42 नंबर आ सकता है। 4 का दुगना करूंगा कितना आएगा, 8, 84 भी नंबर आ सकता है। 6 का डबल 12 तो करोगे ना 126, तो होगा नहीं नंबर, दिस इज कैंसिल आउट। इसका मतलब 2 ही नंबर आए, दिस इज 42 एंड 84। अब 42 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर भाई कितना आना चाहिए आपके पास, खुद देखो कितना आएगा मेरे पास रिमाइंडर, 2 आएगा। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। इसका मतलब तो मैं पता ही नहीं लगा सकता। ठीक है, क्लियर होती है कहानी, है ना। और इसमें तो ये नंबर भी निकालने की जरूरत नहीं थी भाई। 5 से अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, अगर वो इवन नंबर है ना, समझ रहे हो, तो इवन नंबर पे तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 यही तो वैल्यू रहेंगी। 2 को 5 ही नहीं, 2 एक्स्ट्रा है, फिर 4 है, जैसी इसकी यूनिट डिजिट आ गई 6। 6 का मतलब कि कितना हुआ, 6 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो 5 वाला जैसे 40, 46 है, तो 45 वाला पोर्शन तो चला ही जाएगा ना। यानी एक्स्ट्रा 5 से कितना आया, एक ही तो आया, यानी 58 है, नंबर को 58 है, उसे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज व्हाट 3। सिंपल सी बात है ना। तो चलो इतना नहीं सोचना अपने को, है ना। दिस ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल स्किप मारो, ये इतना भी नहीं सोचना, है ना। ऐसे तो आप नंबर्स में सोचते चले जाओगे तो बहुत सारी चीजें निकलती चली। सिंपल था, इसने बोला 2 डिजिट का नंबर, हमने ड्रॉ किया। भाई जब नंबर ही फिक्स नहीं है तो रिमाइंडर कैसे फिक्स हो जाएगा, है ना। तो या तो वो साइक्लिसिटी वाला हो, सिंपल 42 डिवाइड बाय 5, 84 डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 4। ठीक है, तो भाई सेकंड वाली स्टेटमेंट से आई कैनॉट फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर, सेकंड वाली से नहीं निकलेगा, सिर्फ पहली वाली से मेरा आंसर निकल सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ आप, है ना। अब देखो नेक्स्ट आपका डीआई दिया हुआ है, बहुत ही आपका आसान डीआई है।
आसान का मतलब ये नहीं है ना, मतलब नॉर्मल है ना। आप उसको आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। डबल पाई चार्ट का ये आपका दिया हुआ है, एक बार आप है ना जो जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसको देख लेते हैं। द चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एफआईआर रजिस्टर्ड है ना इन 3 डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑफ दिल्ली, दैट इज साकेत, शाहदरा और बल्ली मारन, ठीक है। दिल्ली के 3 एरिया है, इसमें आपके पास एफआईआर आपकी क्या हुई है, रिपोर्ट हुई है, रजिस्टर्ड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एफआईआर आपकी जो जो शादरा में, साकेत में या बल्ली मारान में होगी, वो कौन कौन से 3 क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर कोई करता है उससे रिलेटेड ही होगी। या तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपका पी है या क्यू है या आर है, ठीक है। टोटल एफआईआर आपकी जो रजिस्टर्ड हुई है 1680 आपकी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन आपका है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पाई चार्ट है, वो आपका क्या डिनोट कर रहा है भाई, साकेत का, साकेत की टोटल कितनी है, 600 आपकी एफआईआर जनरेट हुई है। इन दोनों में आपके पास क्या है, इक्वली दिया हुआ है, तो खत्म कहानी, ये तो बड़ा आसान हो गया। शादरा का ये वाला पोर्शन डिनोट कर रहा है, बल्ली मरान का ये वाला पोर्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो पाई चार्ट है, देखो ये वाला जो पाई चार्ट है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है ना, यानी साकेत, ठीक है। बहुत नॉर्मल है, इसको बस ड्रॉ करने का तरीका है, ये कोई बहुत अलग टाइप का डिजाइन नहीं है, बहुत नॉर्मल है, ये रेशो ही तो दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि शादरा में भाई क्या था, पी क्यू और आर कौन से ऑफेंस से कितना था, बल्ली महारान में कितना था पी क्यू और आर, ये नहीं पता। बट साकेत में जो भी एफआईआर रजिस्टर कराई है आपने, उसका इसने बाइफरगेशन दी है ना। सो ये होगा सिर्फ साकेत के लिए, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और ये वाला पोर्शन आपके पास क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको है ना, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अलग लग रहा होगा आपको, बट दैट इज इजी, इजी पार्ट, ठीक है। चलो, तो आप जो कुछ भी बोल दो, पुली बोल दो, पुलिया बोल दो, पुला बोल दो, एनीथिंग यू कैन ना कॉल इट, कुछ भी बोलो आपकी चॉइस है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक। ये अपने को तो ड्रॉ कर लिया मैंने है ना, ये ग्राफ से मुझे समझ में आ गया। सबसे पहले आप आ जाओ ना, शादरा साकेत का, साकेत का दिस इज साकेत है ना, एस के, एस के का भाई 600 एफआईआर है, ठीक है, खत्म कहानी। शादरा का आप देख लो कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, आप खुद देखो, ये ए परसेंट है, ए परसेंट है, इसका मतलब क्या होगा, शाहदरा और बल्ली महारान में दोनों पोर्शन मेरे पास क्या होंगे, सेम ही होंगे ना भाई, ये 600 है, तीनों का मिला के 1680 आ रहा है, तो 1680 में से अगर आप 600 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो मेरे पास 1080 बचेगा, और दोनों में सेम है, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि शादरा में भी मेरे पास 540 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, और बल्ली महारान में भी, बीएम में भी मेरे पास 540 की एफआईआर मेरे पास रजिस्टर हुई, ठीक है। साकेत, शादरा और बीएम का तो क्लियर हो गया। अब आप इधर आ जाओ, इधर वो क्या बोल रहा है भाई, सिर्फ इसका वाइफरगेशन आपको पता है, पी क्यू एंड आर का। एफआईआर रिलेटेड टू पी इन साकेत 50% ज्यादा है किससे, आर से, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन से क्या लग रहा है, आप देखो ना, देखो दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज व्हाट, जेड प्लस वाई, ये पोर्शन आपको दिया है ना, यानी ये और ये दो पोर्शन आपके पास क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए भाई, पी और आर का जेड और वाई है, क्यू है, इक्वल दिया हुआ, इक्वली तो है इन दोनों का सम, यानी ये दोनों पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन ये 50% होगा, ये वाला पोर्शन भी आपके पास क्या होगा, 50% होगा। इसका मतलब क्यू में आपके पास 600 का आधा करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब पी और आर का जो रेशो इसने दे दिया है, पी और आर का, यानी ये वाली जो पोर्शन है ना, पी वाली वो 50% आपके पास ज्यादा है किससे, आर से, तो दिस इज पी रेशो आर आपको दे दिया, कितना दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, पी और आर का ही है ना, दिस इज 3:2 आपको दे दिया भाई, 3:2 अपना कितना बचा था भाई, 300 का ही तो बचा था, 300 का 3:2 आप डिवाइड कर दो 3 है ना, और ये 6 6 18 और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, पी इज 50% मोर देन दैट ऑफ आर, ठीक है, तो 6 3 2, ठीक है, 60% 6 18, दिस इज 180, और ये वाला तो पोर्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, नहीं यार दिस इज पी, पी येलो वाला है ना, ठीक है, पी का 180, ये कितना आ जाएगा 120 मेरे पास निकल कर, क्लियर कहानी। अब अपने को कुछ नहीं लेना देना, जो डाटा हम लोग निकाल पा रहे थे वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, है ना, इसे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया बेफजूल की, सिंपल था ये, देखो जेड प्लस वाई, पी और आर का सम क्यू के बराबर है, तो आधा आधा कर दिया मैंने इसका। अब पी और आर का रेशो 3 और 2 है, तो भाई 600 का आधा 300, 300 को सिर्फ 3 और 2 की रेशो में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, 6 18 और 6 दूनी 12, सिंपल, ठीक।
चलो अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, जो भी डाटा हम लोग निकाला है, क्योंकि मुझे तो बार बार मूव करना पड़ेगा स्लाइड पे, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है फॉर शाहदरा, शाहदरा के लिए आपका दिया हुआ है द नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर रिलेटेड टू ऑफेंस फी। अब देखो शाहदरा का अपने को टोटल पता है ना, टोटल अब देखो सिर्फ साकेत का ही 600 है, बाकी दोनों का 540 है, ठीक है। तो अगर आप शाहदरा का देखोगे, शाहदरा का टोटल आ रहा है 540, ठीक है। अब ना तो पी पता ना क्यू पता और ना ही मुझे आर पता, बस यहाँ पे इसने रिलेशन दे दिया है द नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस पी इज 33.33% लेस देन दोज रिलेटेड टू ऑफेंस क्यू। तो पी और क्यू का 33.33%, अगर ये वाला पोर्शन 2x है तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा मेरे पास 3x आ जाएगा, है ना। सिर्फ 1/3 मैंने इसका करके अलग कर दिया। And the number of FIR that are related to offense R is 240, खत्म भाई, offense R 240 है मेरे पास, ठीक है। अगर offense R मेरे पास 240 आ रहा है तो बाकी जो बचा मेरे पास कितना होगा पोर्शन भाई, 540 में से आप 240 घटा दो तो कितना बचेगा मेरे पास, 300 बचेगा। इस 300 को 2 और 3 के रेशो में मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब मैं इसका 40% निकाल रहा हूँ, खत्म, ये आ गया 120 और भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास 180, ठीक। निकालना क्या, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एफआईआर्स दैट इज रिलेटेड टू पी इन शाहदरा एंड क्यू इन साकेत। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो वो अपने को ध्यान देना। रेशियो किसका निकालना है, एफआईआर रिलेटेड टू पी इन शाहदरा, पहले पी इन शाहदरा ले लो, दिस इज 120, ठीक है। और टू क्यू इन साकेत, साकेत का क्यू में आपको निकालना है, तो साकेत ये रहा, उसका क्यू 300 है, तो ठीक है, ये आपके पास निकल गया, कैंसिल आउट कर दो, इसका रेशियो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजी 30, ठीक है ना। तो 2 और 5, ठीक। इजी डुएबल क्वेश्चन है, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन का ये सेट आपके पास है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एफआईआर रिलेटेड टू ऑफेंस पी इन करोल बाग। अब एक नया दे दिया इसने एरिया करोल बाग, है ना। अगर इसने नहीं दिया है तो आप उसको तीनों का मतलब क्या है कि इसमें भी क्रिमिनल ऑफेंस 3 ही है आपके पास, ठीक। The number of FIRs that is related to offense R in Karol Bagh is 25% more than that in Saket, ठीक। तो नंबर ऑफ FIR that is related to offense R in Karol Bagh, R वाले में 25% ज्यादा है इन साकेत, ठीक है। तो पहले तो आप देखो इसका ऑफेंस पी में आपके पास 240 दिया हुआ है और आर वाला जो पोर्शन है वो 25% ज्यादा हुआ, किससे भाई, साकेत का, तो साकेत का आर वाला निकाल लो, ये 120 है, खत्म हो गई कहानी, है ना। अगर ये 120 का इसका 25% ज्यादा है तो 5/4, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो, 150 ये आ गया मेरे पास भाई, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ एफआईआर दैट आर रिलेटेड टू क्यू इन करोल बाग, क्यू इन करोल बाग, द टोटल एफआईआर रजिस्टर्ड इन करोल बाग आर 600, ठीक है। टोटल इसका 600 है ना। और ये पी 240 और ये 150, 14 बने 390, 600 में से आप 390 घटा दोगे तो मेरे पास 210 आ जाएगा। सिंपल यार, ये तो वैसा लग रहा है जैसे प्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई सारे भी डिफिकल्ट नहीं आएंगे ना, अपने को इजी भी आएगा, है ना, मॉडरेट भी आएगा, थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी पार्ट भी आएगा, ठीक। तो चलो, है ना, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें एक्सप्लेन करने की आई थिंक मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। आउट ऑफ द टोटल एफआईआर दैट इज रजिस्टर्ड इन बल्ली महाराना, बल्ली महारान का आ जाओ, दैट इज अगेन बल्ली महारान का जो टोटल था वो था अपने पास 540, ठीक है। और इसमें भी अपने पास क्या था, पी क्यू एंड आर वाला पोर्शन था। 19 आर रिलेटेड टू ऑफेंस पी, ठीक है भाई। 540 का टोटल है, उसका 1/9 कर दो, 9 यानी दिस इज पोर्शन 60, तो ये वाला पोर्शन 60 आ रहा है, 1/9 आर रिलेटेड टू ऑफेंस पी, दिस इज 60, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एफआईआर दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस क्यू इज 20% मोर देन दैट ऑफ दोज दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस आर। अब इसमें क्यू और आर का रेशो दे दिया भाई, 200% ज्यादा है तो ये 300% होगा, 3 और किसका रेशो है, 3 और 1 का रेशो आ जाएगा, है ना। 60 ये है, 540 में से 60 आप घटा दो, 540 में से 60 घटा दिया, 480 बचा, 480 को 3 और 1 के रेशो में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 3 1 4 12 12 3 36 यानी 360 और 12 एकम 12 यानी 120, ये हो गया, खत्म। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एफआईआर दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस आर, तो ये आ गया, ठीक है, इन साकेत एंड बल्ली महारान। अच्छा, साकेत और बल्ली महारान दोनों में आर का, तो इसका आर 120 है ना, और इधर आप आ जाओ, इसका आर कितना दिया हुआ है, इसका आर भी भाई 120 है, तो एवरेज भी इनका कितना आ गया, 120 आ जाएगा, ठीक।
दिस इज 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट यू गॉट, दिस इज 120। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, क्लियर है, बहुत आसान। आपके पास क्वेश्चन चार क्वेश्चन हमने कर भी लिए इससे रिलेटेड। अच्छा, चार नहीं तीन ही थे क्या, 5 6 7, 5 6 7, ठीक है, तीन ही लिए होंगे मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही आप ले लो, तीन की वैसे तो है ये। ठीक, चलो ठीक है ना, बस अपने को क्या है, कॉन्सेप्ट ना समझ में आना चाहिए, है ना, कि मैं इसको उसको कैसे डील कर रहा हूँ, है ना, इस वाले पोर्शन को कैसे डील कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आ जाओ, नेक्स्ट आप आ जाओ, दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल केसलेट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखो ये दो इक्वेशन आपको दियो, बहुत सारे वेरिएबल ए बी एंड सी, देखो ये तो मुझे पता चल रहा है कि जेड की फॉर्म में इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मुझे वाई की फॉर्म में दी हुई है ना। ए बी सी आर थ्री प्राइम नंबर सच दैट देयर एवरेज इज ए नेचुरल नंबर, इनका एवरेज आपका नेचुरल नंबर है ना। और जेड और वाई ये दो इक्वेशन है, मुझे ये तो पता चल रहा है ना भाई कि ए बी और सी तीन प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर से एक रिलेटेड ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे, इस इक्वेशन से कुछ ना कुछ होगा ना, तीन प्राइम नंबर से, और कुछ कंडीशन तो नहीं दी, और तीनों का एवरेज है ना, वो मेरे पास क्या दिया हुआ नेचुरल नंबर है। इससे क्या पता चला कि तीनों का सम जो होना चाहिए दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ थ्री, है ना, ये तो बोल रहा है भाई ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, एवरेज निकाला है ना, तो वो एक नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तीनों का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री, है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल कर आएगी, जैसे थ्राइस ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल गई। अब इस इक्वेशन को आप देखो, ये थोड़ा सा आपको क्लिक करना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको पोर्शन क्लिक करना चाहिए, है ना। दिस इज 3a² माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया ऐसा पोर्शन, मैंने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, है ना। अभी तक जेड और वाई के फैक्टर्स निकालना तो दूर की बात है, पहले मैं ए बी सी तक तो मैं पहुंच जाऊं। ये इक्वेशन है भाई, मैं अगर ए वाला पोर्शन कोई भाई ऐसे ही होगा, ए वाला पोर्शन भाई ए स्क्वायर साइड यहाँ पर दिख रहा है, ए वाला पोर्शन अगर मैं एक साथ कर लूं तो व्हाट इट कम्स, दिस इज 3a² माइनस ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 3 माइनस बी, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही मेरे पास निकल कर आया। अब इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, दे ऑल आर थ्री प्राइम नंबर्स। ठीक है, दे ऑल आर थ्री प्राइम नंबर्स। अब दिमाग लगाओ, है ना, देखो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, भाई आप समझो, देखो देखो ये दिस इज व्हाट, अगर भी, है ना, समझना, है ना, अगर भी, हालांकि जिसको पता है ना, जिसको क्लिक कर दिया वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा इसको सॉल्व करने में, है ना, बट जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सबको क्लिक करे, मेरे को भी नहीं क्लिक नहीं करती है। अब आप समझो भाई बी प्राइम नंबर है, अब देखो 3 माइनस समथिंग है, सोचो मान लो बी प्राइम नंबर है, बी 2 होगा, हो सकता है ना बी, है ना, अगर मैंने बी को 2 रखा तो व्हाट इट कम्स, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कहानी यहाँ वैसे खत्म हो गई, दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इतना ही तो सोचना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो खत्म हो गई है कहानी। अब अगर समझना कि भाई जरूरी है क्या बी 2 मेरे पास आए, हो सकता है क्या मैं बी को 5 ले सकता हूँ, ये भी सवाल उठेगा, क्या मैं बी को 3 ले सकता हूँ, भाई ये भी होना चाहिए। समझो एक चीज और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, भाई अगला प्राइम नंबर अगर मैं बी को 3 लेता हूँ, है ना, तो दिस इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 कितना आया, 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर 0 आ रहा है, क्या पॉसिबल है सी प्राइम प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर 0 आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेकंड आप आ जाओ, जैसे आप बी को 5 रखते हो, बी को मैंने 5 रखा, दिस इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस 2a² इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्या ये कभी भी पॉसिबल है, क्या ये वाला पोर्शन कभी भी पॉसिबल हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव है ना भाई सी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप ऐड करो, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को, क्या कभी जीरो पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई, वो सिर्फ उसी केस में पॉसिबल होगा जब ये दोनों के दोनों पोर्शन आपके पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, और ये भी नहीं समझ रहे तो ऐसे तो समझ जाओगे भाई सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर है, क्या आएगा सी माइनस ऑफ, माइनस में कभी भी मैं अंडर रूट ले सकता हूँ क्या, कभी भी नहीं ले सकता,
भाई ए स्क्वायर अगर इक्वल टू -9 है तो ए की वैल्यू क्या मैं ले सकता हूँ कभी भी -9, अंडर रूट में माइनस नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा, यानी मेरे पास रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। क्लियर हुई कहानी? देखो इतना छोटा सा पोर्शन था, इतना छोटा सा पोर्शन था कि दैट इज 3 माइनस बी, सिर्फ बी 3 माइनस बी, यानी वो नंबर लूंगा मैं जो 3 से कम होना चाहिए, भाई 3 से कम एक ही तो प्राइम नंबर है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 2, सिंपल, कहानी खत्म हो गई। उसके अलावा अगर मैं नेगेटिव्स ले रहा हूं तो नेगेटिव्स में कैसे निकाल पाऊंगा यार, दिस इज द पॉइंट, व्हाई शुड आई कुडंट टेक, व्हाई शुड आई नॉट टेक वो वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो यही सिचुएशन बनती है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, समझ रहे हो? देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना, समझो आप, है ना, ये बहुत बढ़िया पोर्शन है, अब आप इधर ऐसे समझो, है ना, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो अपने को ये सिनेरियो क्लियर था, दिस इज ए स्क्वायर 3 माइनस बी और दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, मैंने b को रखा 2 तो मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहां से मुझे क्या पता चला कि a इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक। सेकंड, b को 3 तो मैं नहीं रख सकता, नेचुरल नंबर यानी 0 आ रहा था, ए सी 0 आ रहा था, वही पॉसिबल नहीं है, जैसे ही आप इसको 3 से बढ़ाओगे ना तो नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा, लाइक b इक्वल टू अगर 5 रखो, रखो 5, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, या 7 भी रखोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव में ही तो आएगा, सिचुएशन हमेशा ये बनेगी दैट इज समथिंग, इसका कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 0, 0 कैसे पॉसिबल है भाई, ये भी पॉजिटिव पोर्शन और अगेन दिस इज अ पॉजिटिव पोर्शन, कोई भी दो पॉजिटिव पोर्शन को मिला के भाई आप 0 रख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रख सकते, कभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों के दोनों पोर्शन आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्लियर हुई कहानी, है ना, तो दैट मीन्स देयर इज ओनली वन कंडीशन, क्या, कि बी शुड बी इक्वल टू 2, क्लियर, और ए किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है, ये मुझे कंडीशन पता चल गई, मैं और कुछ निकाल ही नहीं पा रहा ना, सिर्फ बी की वैल्यू निकल गई, इतना आपको क्या करना था, इसमें काम करना था भाई, और इस क्वेश्चन में आई थिंक अब कुछ नहीं रहा, ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए, है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए, है ना, और अगर नहीं पता था तो शायद अब मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अब आप देखो पहले इक्वेशन को आप सॉल्व करो, देखो दिस इज इन इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपसे, देखो देखो दिस इज जेड स्क्वायर, है ना, समझना, माइनस ये क्या पोर्शन है, दिस इज 2b-3, बी की वैल्यू कितनी अभी निकाली है हमने 2, तो 2 इंटू 2 नहीं 4 माइनस, दिस इज 4-3 मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है, और ए और सी तो इक्वल आ रहे हैं ना भाई, ए और सी तो इक्वल आया, दिस इज कैंसिल आउट, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 2, so now I got a equation, this is z square minus z माइनस 2, इसके फैक्टर बहुत आसान है, यानी -2z और प्लस जेड ही करोगे, साइन आप चेंज कर दोगे, दिस इज पॉजिटिव का 2 एंड माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा, क्या कहानी क्लियर होती है, इसके फैक्टर तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये ए और सी सारे कैंसिल आउट करने के लिए दिए हुए, इसने ए इक्वल टू सी आ रहा है तभी सारे कैंसिल आउट हो रही है, तो पहली इक्वेशन का फैक्टर आ गया भाई, क्या आया, दैट इज 2 एंड 1, है ना, नेक्स्ट पोर्शन आ जाओ, इसको इधर ही सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा सा आप क्या करो, क्योंकि मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इधर आप देखो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो गई होगा, है ना, दिस इज वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो गई होगा, माइनस 4c है ना, दिस इज 4c, बी स्क्वायर क्या देता है आपको भाई, 2 का स्क्वायर 4 दूंगा, दिस इज 4c प्लस 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया भाई, है ना, दिस इज कैंसिल आउट, नाउ आई गॉट ए क्वेश्चन, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 7y, ये माइनस का 10 है, ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, तो एक इक्वेशन मेरे पास सेकंड निकल कर आ गई, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 7y, है ना, और प्लस 10 इक्वल टू, ठीक, क्लियर है, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज 4, है ना, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, बचा कितना 7y, इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस का 10 आ जाएगा, तो इसको तो फैक्टर बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, 4 और 3 हो जाएगा भाई मेरे पास, खत्म कहानी, इसका मतलब पहली इक्वेशन के जो फैक्टर थे वो कितने थे, 2 और -1, सेकेंड वाली इक्वेशन के जो फैक्टर हो गए दिस इज 4 एंड 3 आपके पास, खत्म यहाँ पर कहानी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन,
बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। भाई मुझे ये पता चल गया कि ए बी और सी में क्या सिनेरियो मुझे दिया हुआ है, क्या सिनेरियो दिया हुआ है कि बी की वैल्यू तो 2 है और ए और सी मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या 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 ये क्लियर होता है? बिल्कुल क्लियर है जी। चलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड वाई? सिर्फ इक्वेशन का फैक्टर्स मांग रहे हैं भाई। जेड 2 है, वाई -1 है, भाई 2 इन दोनों से भी छोटा है ना, -1 तो वैसे भी छोटा ही छोटा हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, जेड इज लेस देन वाई इज योर करेक्ट आंसर। तो सिर्फ ये आपको पोर्शन समझ में आना चाहिए, है ना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप ये सोचो कि भाई 5 और 3, 5 क्यों नहीं रख के देख सकते। मेरे को भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, है ना, तो चीजें धीरे धीरे जैसे आप सीखते चले जाओगे टाइम टाइम के साथ, है ना। खैर अब तो चीजें आ गई, 13-14 साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हो भाई, है ना। तो स्टार्टिंग में कोई ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि यार औरों को पता होगी मुझे नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है स्टार्टिंग में, है ना। 99.8% बंदों को ये सारी चीजें नहीं पता होती है स्टार्टिंग में, सभी सीखते हैं। हमने कभी 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी ये सब चीजें, सब भूल जाता है भाई इंजीनियरिंग के बाद ना, सब भूल जाते हैं ना, आपका जो भी इंजीनियरिंग करिए या ग्रेजुएशन वोटेवर, है ना, सब भूल जाते हैं। जब दोबारा पढ़ते हैं, है ना, तब सब भूल रहता है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं, तब जाके चीजें क्लियर, ठीक है। तो कोई भी बिल्कुल ना सोचे कि यार ये मुझे चीजें क्यों नहीं पता, नहीं पता है कोई बात नहीं, अब पता चल गई है, ठीक है, ठीक। लेकिन उस स्टूडेंट को पता होनी चाहिए भाई जो आपका अभी मेंस देने वाला है 4 दिन बाद, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैंने ये बोल दिया कि भाई पता ही नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है ना, बट उन्हें तो पता होनी चाहिए ना भाई, 4 दिन अगर आप 4 दिन बाद अगर आपका मेंस है तो उन्हें पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सिर्फ ये मैंने क्या किया, 2-3 क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो बाद की चीज है ना, बस इसमें से थोड़ी सी और चीजें समझ लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कोई नहीं, समझना है ना अपने को। हाँ देखो देखो, पहला पोर्शन भी बहुत इसका बढ़िया है, ये तो क्लियर है भाई, ये वाला पोर्शन तो अपने को क्लियर हो गया, है ना। क्या आंसर था, जेड इज लेस देन भाई, इधर आ जाओ। द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ ऑल गिवन प्राइम्स इज ट्वाइस द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 1। अब आप समझो, ऑल प्राइम्स यानी ए बी और सी था, ये वैल्यू थी 2, ठीक है। एक, अब समझना क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं। मिनिमम पॉसिबल एवरेज मांग रहा है, ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए। और स्टार्टिंग में आप देखो इसने क्या बोला है, क्या बोला है, दे ऑल आर प्राइम्स, प्राइम्स हैं ये तीनों के तीनों प्राइम्स, है ना। तो यहाँ से ये तो पता चल गया ए इक्वल टू सी, इसका मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम तो होंगे नहीं, यहाँ तो समस्या खत्म होगी। जरूरी तो नहीं है ना कि तीनों अलग अलग हो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक। चलो, तो मिनिमम पॉसिबल निकालना है। एक क्या था इनका जो एवरेज होना चाहिए, लाइक इसको ऐसे कर लूं भाई, 2a कर लूं इसको, 2a डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज होना चाहिए। ये एवरेज मेरे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। भाई मिनिमम क्या हो सकता है, क्या ए को मैं 2 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, तीनों के तीनों प्राइम भी मेरे पास क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना, कुछ कहा ही नहीं, तीनों के तीनों मेरे पास सेम हो सकते हैं, ए और सी और बी भी 2-2 हो सकता है ना, या ये 5-5 भी हो सकता है, या 3-3 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर ये बी मेरे पास 2 आ गया तो ए और सी 2 नहीं हो सकता, हो सकता है। अब आप समझो, दिस इज 2 प्लस 2 इंटू, अगर मैंने ए को 2 रखा यानी 2 दूनी कितना आया 4, 4 2 6, 6 बाय 2 यानी 6 बाय 3, एवरेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉसिबल है ना। तो मिनिमम चाहिए था, यहाँ ये निकाल दिया। अब अगर आप अगली वैल्यू पुट करो समझने के लिए, हालांकि आंसर मेरे पास आ गया, वही तो पूछ रहा था मिनिमम पॉसिबल एवरेज, भाई मिनिमम पॉसिबल एवरेज 2 आया, है ना, और वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज, है ना, 4 2 6, 6 बाय 2, 6 बाय 2, 6 बाय 2 यानी 3 आया एवरेज। दिस इज ट्वाइस ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 क्या है भाई, इक्वेशन 1, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 ये रहा, जेड नहीं, इसका डबल तो है नहीं, क्या है एवरेज, एवरेज क्या आ रहा है भाई साहब, आपके पास एवरेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, उसका 2 का डबल करोगे ना आप तो वो कितना आ जाएगा, 4। पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब अगर आप और एवरेज लो भाई, इनका एवरेज ये भी तो हो सकता है भाई, 2 प्लस अगर आप 3 पुट करोगे, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 गया कितना, 8 बाय क्या, 8/3 एवरेज होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको 5 रखते हो अगला, है ना, तो 2 प्लस 5 दूनी 10 कितना हुआ, 12, हाँ भाई 12/3, 12/3 का एवरेज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो वो नंबर रख के देखना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो खत्म, ये तो अपना कैंसिल आउट है, ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा मेरे पास, ठीक। चलो, सी इज ग्रेटर देन बी, क्या सी बी से बड़ा होगा, यानी सी बी से बड़ा होगा, भाई जरूरी तो नहीं है ना,
बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू भी तो 2 हो सकती है, या तो 2 होगी या 2 से क्या होगी मेरे पास वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होगा मेरे पास, है ना। ये मैं बोल सकता हूँ, बट ये तो नहीं बोल सकता ना कि सी इज ग्रेटर देन बी। एक्चुअली भाई ग्रेटर तो होगा, ठीक है। दिस इज पार्शियल ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक। तो इसको भी आप हटा देंगे। इफ ईच ए बी एंड सी इज लेस देन फर्स्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। देखो अभी अभी तो मैंने बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ठीक। फर्स्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, 10 होता है। यानी क्या है कि बी, ए बी एंड सी। बी तो अपने आप को फिक्स था ना, बी क्या क्या वैल्यू थी, 2 थी, है ना। ए और सी, यानी अब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब ये भी जो चेक करके दिखा है, और इनका एवरेज भी जो होना चाहिए दैट इज 2 प्लस, वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, है ना। दिस इज 2 प्लस, इसका डबल करोगे 6, यानी 8/3। ये तो नहीं लूंगा, कैंसिल आउट। 5 आप ले सकते हो, बिल्कुल 5 ले सकता हूँ, यानी 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 है ना, 10/2, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। 12/3, 12 3 का मल्टीपल है, 12/3 4 आ गया, ठीक। 7 रख के देख लो भाई, 2 प्लस 7 दूनी 14, यानी 16/3 क्या है, नहीं है, ठीक। So answer of this question is only third is correct. Only third is correct. None of these, ठीक है, ध्यान रखना, only third is correct है आपके पास डेफिनेटली, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये वाला आपका डीआई दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया आपका डीआई दिया हुआ है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक बार, ठीक। एक मिनट यार होल्ड पे रहना भाई, है ना, एक मिनट रुक जाओ बस। थैंक्स भाई वेट करने के लिए। चलो तो इस वाले आप एक बार इसको डीआई को देखो, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। देखो ये जो इसका नोट्स वाला पार्ट है ना, वो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा एड ऑन्स कर दिया। एक मिनट रुको यार, ठीक। चलो तो ये चार्ट आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इज अ वोट कास्टेड इन 2 डिफरेंट एरियाज एट पहाड़गंज। 5 का आपका सेट बनता ही बनता है, ठीक है। मैंने 4 भरे लिए, 3 4 जितने भी क्वेश्चन है बस 5 का बनता ही बनता है, और बढ़िया सेट आपका दिया। The chart given below shows the information about the number of vote cast in two different areas of Delhi, that is पहाड़गंज और शाहदरा। वह पहाड़गंज कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट डाले गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इसको फनल चार्ट बोल दो भाई, है ना, टेबुलर बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो, है ना, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। आप इसको फनल की फॉर्म में अगर मैं लिख देता, है ना, तो वो फनल चार्ट बन जाता है, तो दैट इज सिंपल टेबुलर डिस्क्रिप्शन जो भी है आपका, ठीक। अब आप ये देखो वो क्या बोल रहे हैं कि ये दो एरिया है मेरे पास, पहाड़गंज है ना, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, टोटल वोट कास्टेड, है ना, दिस इज 2Z, और शाहदरा का ही है। वैलिड वोट्स दिए हुए हैं M% और 48 एन, और M-35% 8%, दैट इज वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स, ठीक है। ये दिस इज BN4 फंड द वैलिड वोट्स ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, ठीक है। बाइफर्केशन एक्चुअली में क्या दिया हुआ है इसने, देखो दीज आर द टोटल वोट कास्टेड। देखो जो भी वोट्स आप कास्टेड करोगे ना, है ना, वो आपके पास क्या होगा भाई, या तो इनवैलिड वोट होगा, है ना, समझ रहे हो, या तो इनवैलिड वोट होगा, या आपके पास क्या होगा, वैलिड वोट होगा, ठीक है। अब इस वैलिड वोट्स में जो काउंटेबल वोट्स होते हैं, है ना, जो विनर और लूजर जो भी, अगर इसने कॉन्सेप्ट आगे दिया होगा तो इससे रिलेटेड तो बता देता हूँ फिर भी। अब वैलिड वोट्स में कुछ आपने मेल्स ने डाले होंगे वोट, कुछ आपने फीमेल्स ने डाले होंगे। अब यहाँ से तो मुझे ये भी पता चला इलिटरेट फीमेल्स का भी दे दिया इसने, इलिटरेट होंगी कुछ फीमेल्स, है ना, जो वोट डाल रही होंगी, कुछ लिटरेट होंगी मेरे पास फीमेल्स वोट डाल रही होंगी, ठीक है। ये अपने को नॉर्मली पता होना चाहिए, जो टोटल वोट में डालता हूँ ना, तो उसमें से क्या है, कुछ को मैं हटा देता हूँ, इनवैलिड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ ये पता चला है, दीज आर द वैलिड वोट्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब वैलिड वोट का इसने बाइफर्केशन दिया है, तो obvious सी बात है इनवैलिड वोट कुछ ना कुछ तो होंगे जिसको आप काउंट नहीं कर, ठीक है। चलो हटाओ इस पोर्शन को, तो ये आपका टेबल दिया हुआ है, और कुछ इसने इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, तो वो आप देखो कैसे निकालोगे। All the percentages are with respect to the total vote casted in that particular area, ठीक है। उसी पर्टिकुलर एरिया के वोट्स की आपकी बात कर रहा है परसेंटेज। अब आप समझना, जैसे कि आप M-35% निकालोगे,
-35% किसका निकालोगे, वो 4z का निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप a% निकालोगे तो वो इस वाले पोर्शन का निकालोगे, क्लियर है ना। वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स, वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स ऐसा मत सोच लेना कि फीमेल्स में इसके में से ही मतलब वैलिड वोट का ही आप निकालोगे, वैलिड वोट का नहीं निकालोगे, साफ बोल दिया इसने, टोटल वोट कास्टेड के रिस्पेक्ट में होगी जो भी परसेंटेज, ठीक। हटाओ उसको, जैसे m प्लस एन इक्वल टू 100 वेयर m इज ग्रेटर देन n, सारा पंगा m और n का ही सॉल्व करने, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम, है ना। दूसरा क्वेश्चन और बन गया नंबर सिस्टम से, unit digit of n is 5 and m is expressed in the prime factorization form that is a square into b। देखो m एक नंबर है, m एक नंबर है जिसको आप ऐसे एक्सप्रेस करो दैट इज a स्क्वायर इंटू b, ठीक है। ये आपको वो बोल रहे हैं, ऐसे ही तो करते हैं फैक्टर, भाई कोई भी नंबर ऐसे ही तो फैक्टर करोगे, जैसे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का व्हाट इज समथिंग, है ना, मल्टीप्लाई 11, ऐसे ही तो होता है ना। तो इसी तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, नहीं हर नंबर मेरे पास क्या होगा प्राइम की फॉर्म्स में, मैं मल्टीप्लायर्स में इसके लिखता हूँ। अब आप देखो m प्लस एन अगर 100 है और m की वैल्यू n से ज्यादा दी हुई है, m आपका ज्यादा होना चाहिए, यूनिट डिजिट ऑफ n इज 5, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है, m प्लस n अगर 100 है, यूनिट डिजिट n की इसकी 5 है, n की 5 यूनिट डिजिट है n की, ऑब्वियस है ना, तो इसकी भी तो भाई 5 होनी चाहिए यूनिट डिजिट, तभी तो जाके ये दोनों यूनिट डिजिट 5 और 5 मिला के मेरे पास 10 यूनिट डिजिट बनाएगा, यानी 0 बनाएगा। ये तो कहानी क्लियर होती है। अगर n की यूनिट डिजिट 5 है, मान लो कुछ भी होगा, ये 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, वो अपने को नहीं पता। अगला नंबर क्या होगा, वो 5 के तो मल्टीपल होगा, यानी 5 और 5 ये मेरे पास कितना आना चाहिए 65, ये मेरे पास कितना आना चाहिए 75, तभी तो जाके मेरे पास की यूनिट डिजिट कितनी होगी 0 होगी। इसका मतलब भाई मुझे ये तो पता चल गया m इज अ मल्टीपल ऑफ 5, m क्या है, m इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये तो मुझे पता चल गया, m इज इन फॉर्म ऑफ a स्क्वायर इंटू b। अब आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि ये a भी प्राइम होगा और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा प्राइम होगा, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर तो मेरे पास 5 होगा ना, a और b में से कोई भी एक नंबर मेरे पास 5 होगा, है ना। और नंबर 5 का मल्टीपल है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और नंबर जो होना चाहिए ये m जो है ये आपके पास ऑड नंबर आना चाहिए, भाई ऑड नंबर आएगा तो आप देखो कि a और b में से कोई ना कोई एक नंबर मेरे पास 5 तो होना ही होना चाहिए ना, ये तो कहानी क्लियर होती है। अब आप आ जाओ, अब 5 क्या होगा भाई, या तो क्या होगा a भी 5 हो सकता है ना, और आपके पास b भी 5 हो सकता है, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा 5 है। अब आप समझो, है ना, जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ लाइक सपोज कि पहले 2 का ही पंगा आप हटो, दिन में से कोई सा भी आप ले लो 5 है ना, 2 तो नहीं रख सकता इन दोनों में से, क्या मैं इसको इस फॉर्म में रख सकता हूँ लाइक 2 स्क्वायर इंटू 5, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 2, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि नंबर मेरे पास 5 का मल्टीपल यानी ऑड दिया हुआ है, इसका मतलब 2 की तो वैल्यू a और b में से मेरे पास कहीं भी नहीं होगी, ये तो कहानी मेरे पास क्लियर होती है, ठीक है। अब सेकंड आप आ जाओ, अगर दो एक एक प्राइम नंबर अगर 5 है ना, a या b की वैल्यू अगर 5 है, मान लो मैं दूसरा 3 ले लेता हूँ, तो नंबर क्या क्या आएगा आप समझ लो भाई, या तो आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5, या फिर क्या आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3, ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी। 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे कितना हुआ 45, भाई 45 है, 100 ये दिया हुआ है, भाई m बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन n, तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू लो जो 50 से तो ज्यादा होनी चाहिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, 25 दिया कितना हुआ 75 हो गया, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है कि 5 स्क्वायर इंटू 3 की फॉर्म का होगा। अब आगे आई थिंक अब आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है भाई, 7 लोगे, 7 कैसे ले लोगे, या तो 7 स्क्वायर इंटू 5 आएगा या 5 स्क्वायर इंटू 7 आ जाएगा, वो तो 100 से ज्यादा चला जाएगा भाई, वो तो 100 से ज्यादा चला जाएगा, क्लियर होती है कहानी। अगर आप 5 5 भी ले लेते हो तो वो तो 5 का क्यूब चला जाएगा, यानी 5 यानी 100 से तो आपके पास ज्यादा चला जाएगा, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि m की जो वैल्यू है भाई वो 75 निकल कर आ गई है आपके पास, क्लियर, ठीक है। तो इस पोर्शन में आपके पास डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ, नेक्स्ट पेज यहीं पे बता देता हूँ मैं एक बार आपको दोबारा, भाई एक नंबर था, है ना, दिस इज व्हाट जेड, जेड नहीं था दैट इज m, वो आपका इस फॉर्म का दिया हुआ दैट इज a स्क्वायर इंटू बी। अगर n की यूनिट डिजिट 5 है तो m की भी यूनिट डिजिट 5 ही होनी चाहिए, 5 है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर तो होगा,
ऑड नंबर है और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको m को, यानी किसी भी इवन नंबर से तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। ये तो समझ में आया। इसका मतलब b या a इनमें से कोई भी एक नंबर ना मेरे पास दो तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 लेता हूँ नंबर, है ना, लाइक 3 एक नंबर है, भाई नंबर किस फॉर्म का हो गया? तो 3 स्क्वायर इंटू 5, या फिर मेरे पास क्या होगा 5 स्क्वायर इंटू 3। तो 9 पंजे 45, 45 पॉसिबल नहीं है। 25 या 75, 75 पॉसिबल है। 45 क्यों पॉसिबल नहीं है भाई साहब? क्योंकि वो 50 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है जी भैया। नेक्स्ट व्हेन यू टेक 5 और एनी वैल्यू दैट इज 5, 5 ले लो, 5 का क्यूब दैट इज ग्रेटर देन, है ना, तो 100 से वो ज्यादा पोर्शन आपके पास चला जाए। ओके, तो अब इस समस्या का थोड़ा सा हल मेरे पास ये निकला भाई साहब कि हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। ये हटाओ पोर्शन। नाउ आई गॉट द वैल्यूज ऑफ व्हाट, m की वैल्यू कितनी आई थी? m तो 75, यानी ये वाला पोर्शन हो जाएगा 75%। m माइनस 35 यानी 75 माइनस 35, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 40%। अब y प्लस 400, y से कोई सीन नहीं है। n यानी 25 था, 48 इंटू 25 कितना होता है भाई? दिस इज 48 इंटू 25, 48 इंटू 48 दूनी 96, है ना, 960, और 100, 240 और 120, दिस इज 1200। हो गई ना चीजें आसान भाई। वैलिड वोट्स है 1200 आ गए। 75% किसका निकालोगे? 4z का। 40% किसका निकालोगे? 4z का 40% आप। ठीक है, चलो। समझाने में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ यही क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए नहीं बताया यार, ए स्क्वायर इंटू बी। समझ रहे हो, ये इस फॉर्म का होता है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, है ना, उसको उस फॉर्म में आना चाहिए मेरे पास नंबर। फैक्टर करना अलग हो सकता है, उसमें फैक्टर आपके पास 4 भी होता है, 8 भी होता है, प्राइम नहीं होते वो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब नंबर्स को सिर्फ प्राइम में ही आपको ब्रेक करना। ठीक, चलो। तो इस टेबल की अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी भाई, तो ध्यान रखना। ए से रिलेट अभी अपने को कुछ नहीं पता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर तभी हम लोग जाके आगे क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलो, मेरे को बार बार दोबारा मूव करना पड़ेगा। अब बात हो रही है पहाड़गंज की। द नंबर ऑफ मेल वैलिड वोट्स आर 1400 एंड फीमेल वोट कास्टेड। देखना, वोट कास्टेड और वैलिड वोट में कंफ्यूजन मत करना। 18.18% लेस देन दैट ऑफ द मेल्स। फाइंड द इनवैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल्स आर के, फाइंड द वैल्यू। दिस सिंपल हो गया, है ना। भाई इतनी मेहनत अगर मैंने यहाँ पर कर ली है एम और एन को सॉल्व करने में, भाई ये भी तो मेरे पास एक भाई अच्छा पार्ट है ना, ट्रिकी। इससे अगर आप ड्रॉ कर लोगे ना, एक बार आप आपने ड्रॉ कर लिया क्या क्या सिनेरियो है, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली सेट को करने में। क्या बोल रहा है? पहाड़गंज की बात कर रहे हैं, जिसमें से मेल वैलिड वोट्स 1400 है। अब आप समझना पहाड़गंज का सिनेरियो समझो पहले। पहाड़गंज टोटल है यहाँ पर 75% वो वैलिड वोट्स होंगे, ठीक है। अब वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स वो कितना परसेंट है? 40%। 40% किसका? 4z का ही 40% होगा मेरे पास, ठीक है। तो बस खत्म कहानी भाई। टोटल 100% है, दैट इज 4z। उसमें से वैलिड वोट्स यानी इनवैलिड वोट इसकी इस क्वांटिटी का 25% है, क्योंकि वैलिड वोट्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? 75% दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, इस वैलिड में से फीमेल्स के मेल्स के वोट होंगे, है ना, और आपके क्या होंगे? फीमेल्स के वोट होंगे, ठीक। अब अब फीमेल्स का तो इसने दिया हुआ, दिस इज 40%, दिस इज 40% ऑफ व्हाट? दिस इज 40% ऑफ 4z, यानी टोटल का 40%। ध्यान रखना, दिस इज अ टोटल का। तो मेल का तो सिंपल है ना भाई, टोटल 75 है, इसका 40 है, तो इसका यानी कितना आ जाएगा मेरे पास? 35%। इसकी वैल्यू आ जाएगी 35% ऑफ 4z। खत्म। इन दोनों का गैप आपको दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है? इन दोनों का गैप 1400 आपको दिया हुआ, ठीक है। तो 5% ऑफ द टोटल डाटा। 4z ना लेते, सीधा टोटल ले लेते, बाद में z निकाल लेते। 5% ऑफ योर टोटल डाटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डाटा? दिस इज 4z, है ना, जो किसके बराबर आ रही है मेरे पास? 1400 के बराबर आ रही है भाई मेरे पास, ठीक। क्लियर है ना? 5% ऑफ योर टोटल डाटा 4z इज 1400 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल, मुझे 4z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी भाई 1400 अपॉन 5, ठीक है, जो भी आया, है ना। दिस इज व्हाट, 5 का अगर मैं करता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू? कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट रुक जाओ।
दिस इज 35% और दिस इज 40%। लेट मी चेक अगेन, एक मिनट रुको। इस वाले पोर्शन को हटाओ, उन दोनों का जो गैप है वैलिड वोट का और उसका, उसने 5% का ही तो है यार, 5% की वैल्यू। ठीक है, मेल वैलिड वोट्स आर इतना, ठीक है, एक मिनट रुको, एंड फीमेल वोट कास्टेड आर इतना, ठीक है, एंड मेल्स एंड नंबर ऑफ इनवैलिड, ठीक तो है यार, मैंने क्या गड़बड़, कहीं गड़बड़ नहीं करी भाई। गैप ये 5% है ना, दिस इज 1/20 ऑफ कितना, 4z का 1/20 मुझे निकालना है। वो वाला जो पोर्शन आ रहा है वो मेरे पास ओहो 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 ओहो, देखो ये गड़बड़ हुई है, मैं भी यार गैप ले रहा हूँ मैं, है ना, दिस इज नॉट अ गैप भाई, वो उसने तो डायरेक्टली दिया हुआ है ना, मैं कहूँ तभी नंबर्स 28 साथ का मल्टीपल कैसे आ रहा है। द नंबर ऑफ मेल वैलिड वोट्स, मुझे गैप मुझे दिख रहा था, गैप नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, दिस इज 35%। 35% ऑफ योर टोटल 4z पोर्शन, दिस इज इक्वल टू 1400, ठीक है। 35, 7 पंजे 35 और 7 7 7 7 7 7 दूनी 14, 200 आ गया और 5 यानी 4, ठीक है, 4000 आ जाएगा मेरे पास टोटल डाटा। 4z की वैल्यू अगर 4000 है ना, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितने निकल कर आ जाएगी भाई, 1000 मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पोर्शन, है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं उसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहा था, गैप नहीं दिया हुआ, सिंपल आपका मेल वैलिड वोट्स का आपका दिया हुआ, ठीक। जेड निकल गई भाई, मान कह रहे वैलिड वोट फीमेल वोट कास्टेड, है ना। अब ये रेस्पेक्ट में टोटल के, तो टोटल वोट कास्टेड मेरे पास 4000 थे, दिस इज 4z, 4z का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 4000 वाला पोर्शन हो गया, है ना, और इसमें से कुछ मेल्स होंगे, कुछ मेरे पास क्या होंगे, फीमेल्स होंगे। 18.18% लेस है, 18.18% कितना होता है, देखो 1/11 होता है 9.09%, इसका डबल कर दोगे तो दिस इज 2/11, तो ये वाला पोर्शन 2/11, तो मेल का 11 होगा, है ना, इस 2 से कम किया, दिस इज 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल्स, अब इसमें टोटल वोट्स हैं आपके पास, यानी फीमेल के टोटल आपके पास निकल जाएंगे। फीमेल का टोटल भाई कितना आ जाएगा, दिस इज 9/20 ऑफ 4000, ठीक है, 4000 का 9/20 निकाल दो, है ना, ये कितना आ जाएगा, दो दो 9 2 18, ठीक है, क्लियर है ना, दो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है यार, दो 9 2 18 से तो आएगा, ठीक है, मैं भी क्या फुद्दू वाली ना कैलकुलेशन को बार बार देख रहा हूँ। दिस इज 1800, 1800 भाई कौन से वोट्स आएंगे आपके, दैट इज वैलिड वोट ऑफ फीमेल प्लस इनवैलिड वोट ऑफ फीमेल, आई होप दिस इज क्लियर। अब मांग क्या रहा है वो आपसे, इनवैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल्स, भाई फीमेल ने, अभी तो मैंने निकाला है कितने वोट डाले होंगे, फीमेल की जो वैलिड वोट है वो 40% है ना, समझो वो 40% दिया हुआ है, क्या दिस इज 40%, दिस अ वैलिड वोट फ्रॉम फीमेल, 40% ऑफ 4z, यानी टोटल का 4000 का 40% आप निकाल दो, 1600 वोट आ जाएंगे, खत्म कहा है। अगर वैलिड वोट 1600 हैं तो इसके इनवैलिड वोट आ जाएंगे भाई 200, खत्म। जो वैल्यू होगी के की, मांग क्या रहा है, दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू 1000 है, इसका गैप मांग रहा है 7.5 का डबल कर दो, 7.5 का डबल कितना होता है 1500, नहीं जो वैल्यू मांग रहा है 1500 की और 800 की, 8 और 7 700 का गैप आ जाएगा, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर भी अगर कंफ्यूजन आती है तो आप मुझे एक बार कमेंट करिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, चलो शाहदरा वाले पोर्शन की अब बात हो रही है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय इलिटरेट फीमेल्स आर n% more than that of literate females, find the value of 2a if value of y is 8 into e, खत्म। देखो m और n, पहले आप y की वैल्यू निकाल दो, पहले आप देखो जो डाटा डायरेक्ट दिया हुआ, दिस इज व्हाट y की वैल्यू कितना है 8 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू, m और n यानी n की वैल्यू 25 निकाली थी हमने, n मेरे पास 25 आया था, ठीक है, जैसी y की वैल्यू निकल गई तो कहानी खत्म हो गई, है ना, 25 -5 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 अट्ठे 32, दिस इज 3200, टोटल जो वैलिड वोट से वोट डाले गए थे वो शाहदरा में y प्लस 400 था, यानी 3600, ये वाला पोर्शन तो आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और अब मांग क्या रहा है अपने पास शाहदरा में, है ना, एक बार और चेक कर लो, ठीक है, शाहदरा नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय इलिटरेट फीमेल्स, अब टोटल जो होंगे भाई वो आपके पास 3600 होंगे ना, उसमें से वो क्या बोल रहा है ना, शाहदरा का एक बार सिनेरियो आप देखो, वैलिड वोट्स कितने हैं यहाँ पर, 1200 ही है वैलिड वोट्स, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, आई थिंक हम पता नहीं क्यों निकाल दिया हमने, अच्छा ए निकालने के लिए,
वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स, वे क्या वैलिड वोट्स ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। इलिटरेट फीमेल्स का कितना दिया हुआ है 400, खत्म करो इसको, है ना। इलिटरेट फीमेल्स ये मुझे नहीं पता, ये टोटल वैलिड वोट थे 1200, समझना वैलिड वोट 1200 है, ये मेल के होंगे और फीमेल के होंगे, ठीक। अब इलिटरेट फीमेल्स के मेरे पास 400 दिए हुए, वो क्या कह रहा है इलिटरेट फीमेल्स के, है ना, वो n% ज्यादा है किससे, लिटरेट फीमेल से, है ना। तो ये इलिटरेट फीमेल्स होंगी और ये लिटरेट फीमेल्स होगी, 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये 5 पोर्शन होगा, ये आपके पास 4 पोर्शन होगा, तो फीमेल के तो निकल ही गए ना मेरे पास। कितना आ रहा है मेरे पास, 5 5 अट्ठे 8 चौक 32, यानी 320 आ जाएगा। ये टोटल जो फीमेल के जो वोट्स होने चाहिए वो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 720 आ रहे हैं, ठीक। तो 720 आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे वो आप देख लीजिए, ठीक। दिस इज व्हाट a%, द वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स, वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स दिस इज 720, है ना। और आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इसके रिस्पेक्ट में कर लोगे, ठीक। दिस इज 720, 720 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, ठीक है, 2a की वैल्यू मांग रहा है, 720 टोटल के रिस्पेक्ट में 3600 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, कैंसिल आउट, ठीक है। नॉर्मल है कैलकुलेशन, 12 12 12 तो नहीं 24, 12 दिए कितना आ जाएगा भाई 36, क्या कर रहा हूँ मैं यार आज, ठीक है। दिस इज 3600, ठीक है, 12 6 72 ना, 12 3 36, 6 पंजे यानी 20% आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 20 है, 2a की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है, तो दिस पोर्शन इज 40, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय बोथ एरियाज टुगेदर इज 3600, ठीक है। वैलिड वोट ध्यान रखना, वैलिड वोट दोनों का एरिया का 3600 है, वाइल वैलिड वोट कास्टेड इन पहाड़गंज आर total votes, while the total vote casted in Pahalganj are 5600 more than that in Shadra, okay. Find the number of female vote casted by both area together if the number of female valid votes in Shadra is, ठीक है भाई। आप देखो वैलिड वोट टोटल दे दिया, देखो पहाड़गंज में और शाहदरा में दोनों में जो वैलिड वोट मिला के हैं, वैलिड सिर्फ वैलिड की बात कर रहे हो 3600, यानी इनका जो सम कितना होगा वो 7200 हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो इसने एक इन्फॉर्मेशन दिया ना वैलिड वोट्स, यानी वैलिड वोट्स तो मेरे पास शाहदरा में तो 1200 है, अगर शाहदरा में वैलिड वोट 1200 आ गए, है ना, तो पहाड़गंज में मेरे पास कितने आ जाएंगे, 6000 आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे वैलिड वोट्स यानी इस वाले पहाड़गंज में वो 75% दिया हुआ था, यहाँ टोटल तक मैं पहुंच सकता हूँ ना, टोटल वोट कास्टेड, तभी तो ये सारा डाटा निकलेगा ना, फीमेल वोट दैट इज कास्टेड बाय बोथ एरिया, है ना, नंबर ऑफ फीमेल वैलिड वोट्स इन शाहदरा इज इतना, तो यहाँ तक अगर आप पहुंच जाओ, यानी 75% दिया हुआ, ये 75% ऑफ टोटल, है ना, वोट वोट का टोटल वोट का पहाड़गंज में, क्लियर हो रही है ना कहानी भाई। आपके पास तो टेबल है ना, आप जब आप ड्रॉ करोगे तो टेबल आपके पास रहेगी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को बार बार थोड़ा सा इधर करना पड़ रहा है, तो मे भी शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, है ना। देखो 75% है, 75% इसका ही तो निकाल लूंगा भाई, और ये 75% ये वाली जो वैल्यू दी हुई ना, दिस इज इक्वल टू 6000, ये 6000 मुझे दी वैलिड वोट्स, ठीक। टोटल पॉपुलेशन मेरे पास निकलेगी, वैलिड वोट्स निकलेगी, 3/4 ऑफ द डाटा इज 6000, ठीक है। 3 15 3 20 20 दूनी 80, यानी 8000 मेरे पास ये क्या निकल कर आया, टोटल वोट कास्टेड इन पहाड़गंज में निकल कर आ गया, और पहाड़गंज के 5600 ज्यादा है किससे, शाहदरा से, तो शाहदरा में आप 5600 इसमें से कम कर दो भाई, 8000 में से 5600 गया तो 2400 मेरे पास निकल कर आ जाएगा, शाहदरा के जो टोटल वोट आ गए दिस इज 2433, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अभी टोटल आ गया था 2400, फाइंड the number of female vote casted by both area together if the number of female valid votes in Shahadra, female valid votes in Shahadra ले लो। अब आप देखो शाहदरा में टोटल वैलिड वोट तो 1200 ही थे भाई, यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब इसमें से फीमेल्स का कितना आपको दिया हुआ है, लेट मी चेक अगेन, हाँ ये A% है, ये A% आप किसका लोगे, गलती से भी 1200 का मत ले लेना भाई, A% आपका ये टोटल जो वोट कास्टेड है दिस इज 2400, इसका आप लोगे A% ऑफ 2400, ठीक। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो फीमेल वोट्स इन शाहदरा दिस इज A% ऑफ 2400, दिस पोर्शन इज इक्वल टू A² - 180, ठीक है।
ए परसेंट ऑफ 2400 कितना होगा भाई, 24 ए ही होगा। ठीक है, इक्वेशन अपने पास सीधी सीधी इक्वेशन आ गई। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 24 ए माइनस 180। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे भाई, माइनस का 30 ए प्लस का 6 ए, ऐसे ही तो करोगे। ए स्क्वायर है ना, 24 आ रहा है, प्लस नेगेटिव का तो आप लोगे नहीं, प्लस का ही आप लोगे, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 30, खत्म हो गया। ठीक है, तो मांग रहा था फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वोट कास्टेड। फीमेल वोट कास्टेड मांग रहा है, वैलिड नहीं मांग रहा है, फीमेल वोट कास्टेड मांग रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, आपके फीमेल के वोट मांग रहा है दोनों एरिया में। ठीक है, तो भाई आप देख लो इसका, ये मेरे पास ये वाला पोर्शन तो आ गया, इसके वैलिड और इनवैलिड का आप देख लो। यार फीमेल, एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वोट कास्टेड बाय बोथ एरिया टुगेदर इफ द नंबर ऑफ फीमेल वैलिड वोट्स इन शाहदरा। ठीक है, निकल तो जाना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, ये तो अपने को क्लियर है ना, है ना। अब इसमें अपने पास कितने वोट थे, मेरे पास 1200 वोट थे जो वैलिड थे, है ना। अब इसमें से आपके उसके देख लो, वैलिड में से फीमेल ने कितने डाले होंगे और कितने वोट डले होंगे मेरे पास। ठीक है, ओके, फीमेल के वैलिड और इनवैलिड तो मैं शायद नहीं निकाल पाऊंगा भाई, एक मिनट देख लेते हैं। देखो ये तो 8000 था, 2000 तो वोट डाले, अच्छा इनवैलिड है ना वो, ठीक है, हाँ इनवैलिड 2000 अगर आपके पास आ गया, है ना, और यहाँ पर 1200, ये 2400 है और ये 1200 है, वैलिड वोट ये आ गया, तो फीमेल के वोट मेरे पास यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास फीमेल के वोट निकल जाएंगे। ठीक है, 8 चौक 3200 की, ये आपके पास क्या होगा, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक करना। मैं तभी कहूँ फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वोट्स दैट इज कास्टेड, फीमेल वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड आप इसे कर लो मेरे भाई, है ना, क्योंकि मैं पता नहीं लगा सकता यार मेल के कितने थे और फीमेल के कितने थे, है ना, इंडिविजुअल तो मैं शायद नहीं पता लगा सकता, है ना। आप इसे वैलिड कर लीजिएगा। ठीक, देखो a इक्वल टू 30 तो समझ में आता है ना। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इसकी, पहाड़गंज की, शादरा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। शादरा की देखो आप 2400 था, है ना, उसका अगर 30% आप निकाल दोगे तो ये पोर्शन कितना आया मेरे पास, 720 आया। यानी ये 720 पोर्शन क्या था, जो फीमेल्स ने वोट आपके पास कास्ट किए थे, वैलिड वोट्स, दीज आर द वैलिड वोट्स। ठीक है, इसको वैलिड कर लेना आप, टोटल आई थिंक हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाओ। अब इसके कितने थे भाई, सिंपल था, इसका तो जैसे मेरे पास 40% आया, जैसे इसकी पॉपुलेशन निकली, तो दीज आर द वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स, इज 40% ऑफ दिस डाटा, ये 8000 था, 8 चौक कितना आया, 32 आ गया, 3200 प्लस 720 की वैल्यू निकालनी थी। तो पहाड़गंज में तो आ गए 3200 वोट फीमेल के वैलिड, और यहाँ पर फीमेल के वैलिड कितने अपने पास 720 हो गए। ठीक, दिस इज 3920 इज योर करेक्ट आंसर, इसे वैलिड कर लीजिएगा, है ना। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आई थिंक और इसमें दिया हुआ है। ठीक, चलो, फॉर शादरा आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड 62.5% आर इनवैलिड वोट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय मेल एंड फीमेल if the value of a is 5 more than that of n। बहुत आसान है, देखो शादरा में आउट ऑफ टोटल वोट कास्टेड, देखो टोटल वोट जो भी होंगे ना, वोट कास्टेड अपने पास जो होंगे, है ना, उसमें उसके पास क्या होगा, इनवैलिड होगा और वैलिड होगा। वैलिड तो मुझे यहाँ पर 1200 दिया हुआ है ना, तो इनवैलिड अगर 62.5 पोर्शन है, दिस इज 37.5 पोर्शन, है ना, तो सिंपल हो गया। अब आप देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, 37.5% शादरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, 37.5% कितना हो गया, 3/8, यानी ये पोर्शन 3 है और ये पोर्शन 5 है, तो तीन पोर्शन की वैल्यू 1200 है ना, तीन चौक चौक यानी 3 का 340, और 8 चौक 32, यानी 3200 मुझे निकालना है। दीज आर द टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स आपके पास किस में आ गए, शादरा में, दिस इज 3200। ठीक, अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड बाय मेल एंड फीमेल इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 5 मोर देन दैट ऑफ एन। तो ए की जो वैल्यू है, यानी 25 प्लस 5, यानी ए की वैल्यू आपके पास 30 है। ठीक, इस 3200 का, है ना, अगर आप ए परसेंट निकाल दोगे, यानी 30% अगर आप निकाल दोगे, तो वो जो वोट आए थे वो मेरे पास किसके थे, फीमेल्स के थे। ठीक है, क्लियर है ना। ए की वैल्यू इसने 30 दे दी आपको, ए की वैल्यू यहाँ पर ए परसेंट है, दैट इज 30%। ये जो वैल्यू निकल कर आ रही थी शादरा की, वो 3200 निकल कर आ रही थी भाई, इसका 30% लोगे तो 960 निकालूंगा ना,
ठीक है। और टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं मेरे पास शादरा में, 1200 दिए ही दिए हुए हैं, ठीक है। 1200 माइनस 960 आपको करना पड़ेगा। फीमेल के तो ये हो गए, फीमेल के 30% यानी 960। टोटल वैलिड वोट यहाँ पर कितने थे, 1200, ठीक है। तो दिस इज 960, फीमेल के आगे मेल के आप निकाल दीजिए, 1200 में और 960 चला गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 240, ठीक है। इन दोनों का गैप ही तो मांग रहा है ना, दिस इज 960, 240 ये, और इसका गैप आप निकाल दीजिए, तो दिस गैप इज व्हाट इट कम्स, दिस इज 480, ठीक। तो 16 ये क्या है, 12 8 96, 12 दूनी 24 और 12 6 72, नहीं यार 720 आएगा ना, दिस इज 720, ओके। सो दैट इज अगेन है ना वेरी, बहुत बढ़िया आपका ये वाला सेट आपका दिया, तो सारा सेट है ना, बहुत काम अपना अच्छा खासा काम सेट को लेके आपको करना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आप आ जाओ, है ना। अगर इस सेट में लेके कोई कंफ्यूजन होती है ना तो आप मुझे ना एक बार कमेंट करिएगा, दोबारा बता दो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। एक हम लोग कर लेते, एक आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप करिएगा, ठीक। P covers a distance of Z meters in 2 minutes while a train crosses P in same direction in 20 minutes. Find the value of Z. तीन स्टेटमेंट है ना, उसमें से अपने को देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। P covers a distance of Z meter in 2 minutes, यानी कोई एक पर्सन है उसने Z मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट में, ठीक है। और P in same direction, ट्रेन ट्रेन क्रॉसेस अ P in same direction in 20 minutes. Find the value of Z. देखो ट्रेन की स्पीड आप y मान लो, इस पर्सन की स्पीड आप x मान लो, तो एक जनरल स्टेटमेंट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई अगर वो डिस्टेंस z कवर कर रहा है, z इज अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड पर्सन कितनी है, x इंटू वाई, मीटर पर सेकंड में सारा काम आप कर दो, है ना। नॉर्मली है ना, दिस इज 120, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो आई मीन जो जनरल स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रेन क्रॉसेज अप इन सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता, दैट इज टी मान लो, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन टी, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन यानी टी मान लिया आपने, इसकी स्पीड y थी, तो सेम डायरेक्शन में दिस इज y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20। ये दो सिनेरियो मुझे दिए, तो मुझे z तक पहुंचना है, z तक मैं कब पहुंच पाऊंगा, जब थोड़ा सा स्पीड का मुझे पंगा पता चले, ठीक है कहानी, ठीक है जी। अब अपने को z की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 पे आ जाओ, स्टेटमेंट 1 मुझे क्या बोल रही है, द ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ z मीटर इन 40 सेकंड्स। जैसे ट्रेन की लेंथ है ना, इसने भी डिस्टेंस z ही किया, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी z है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो निकल गया ना। सिर्फ स्टेटमेंट 1 की अगर बात करूं, जैसे ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन t प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दिस इज z, t प्लस z इज इक्वल टू, सिर्फ पहली स्टेटमेंट ले रहा हूँ, दिस इज y इंटू 40, ठीक है। अब z की वैल्यू कितनी है भाई, z की वैल्यू दिस इज 120x, ठीक। और इधर t की वैल्यू निकाल दो, दिस इज 20y माइनस 20x, दिस इज 20y माइनस 20x, दिस इज इक्वल टू 40। आई थिंक मुझे z और y, x और y यानी इनकी स्पीड का रिलेशन मुझे पता चल जाएगा। 120 और 20 100x था, और 20x था, 120 यानी 100x 20y, 20y इक्वल टू 100x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल टू 5x। इस स्टेटमेंट से क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं निकाल सकता भाई, y को 5x भी अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो 5x y 4x, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन ही तो निकलेगी इन टर्म्स ऑफ x, 5x माइनस x 4x यानी दिस इज 80x, ये निकल जाएगा। z की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एक को तो ऑलरेडी 120x आपको दी हुई है, ठीक। इतना मुझे पता चला कि z और ट्रेन की लेंथ का रेशो मुझे पता चल गया, एग्जैक्टली z तो मैं नहीं निकाल सकता, इस स्टेटमेंट्स तो मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट 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 व्हाट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट गिव्स, ठीक है। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 16 सेकंड्स, अगेन दैट इज आई थिंक द सेम रिलेशन, पहली जो स्टेटमेंट दे रही है इन्फॉर्मेशन वही सेकंड वाली भी दे रही है। ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, अब लेंथ ऑफ द ट्रेन टी, उसकी कितनी है 16y, जैसे आपने टी को यहाँ पर आप देखो, ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना, तो जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ से तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ भाई, टी की वैल्यू कितनी है 16y आपको दे दी है, तो 16y इक्वल टू, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 20y माइनस 20x, 20y माइनस 20x मेरे पास है, ठीक। तो व्हाट इट कम्स, दिस इज 4y इक्वल टू 20x, अगेन आई गॉट अ सेम इंफॉर्मेशन y इक्वल टू 5x, ठीक। अब आप समझो, देखो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट सेकंड से नहीं आंसर आ रहा, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है सेम इंफॉर्मेशन दे रही है ना। देखो समझने वाली बात क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम इंफॉर्मेशन दे रही है, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x, तो
स्टेटमेंट 3, लेंथ ऑफ द ट्रेन मुझे अगर 1600 पता चल रही है तो मैं कैसे क्या क्या निकाल पाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर टी मैंने यहाँ पर रख दिया, इस अलोन से तो इससे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आप पहली और तीसरी को कनेक्ट करके आ रहा है तो दैट इज सेम थिंग, सेकंड और तीसरी को भी कनेक्ट करके मेरे पास आंसर आएगा, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट सेम इंफॉर्मेशन दे रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो पहली दूसरी आ गई, तीसरी पे आप आ जाओ। तीसरी से क्या मुझे पता चला, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही तो पता चल गई है, टी की वैल्यू मुझे पता चल गई। निकाल लो भाई टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई। अगर टी की वैल्यू 1600 आ गई, यहाँ मैं पुट भी कर दूंगा, ठीक है, तो y माइनस एक्स, तो जेड तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना, जेड और वाई जेड तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, मैंने पहली और तीसरी को कनेक्ट किया। जैसे ही आपने पहली और तीसरी को कनेक्ट किया, समझना, पहली और तीसरी को कनेक्ट, या पहली और दूसरी को कनेक्ट कर लो, सॉरी हाँ, पहली और दूसरी को तो कनेक्ट करके नहीं आ रहा ना, है ना, पहली दूसरी को तो सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या मैं पहली और दूसरी को कनेक्ट करके ला सकता हूँ? दोनों से इन्फॉर्मेशन सेम ही मिल रही है ना, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x, ये तो श्योर है, हाँ ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब पहली को तीसरी से कनेक्ट करो, जैसे ये पहली से तीसरी से कनेक्ट करते हो, साफ साफ दे दिया यार, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दिस इज 80x। 80x किसके इक्वल दिया हुआ है लेंथ ऑफ द ट्रेन, कितनी है, 1600 के इक्वल आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, जो भी आएगी कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, यानी x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। जैसे आप x की वैल्यू 20 आएगी तो y की भी निकल गई, y की निकल गई तो मेरे पास किसकी निकल जाएगी, z की भी निकल गई, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, जब एक और तीन को कंबाइंड किया आ रहा है मेरे पास, तो भाई सेकंड और थर्ड को भी कंबाइंड करोगे तो तब भी आएगा मेरे पास आंसर, यही तो मतलब निकला, y इक्वल टू 5x। तो x की जैसी वैल्यू निकली तो y भी निकल जाएगा यहाँ पर, y और z का x का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हालांकि कोई इतना ज्यादा मतलब समझने वाली जरूरत थी नहीं इसके अंदर, सिंपल है, x पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट अगर सेम इंफॉर्मेशन दे रही है, तो अगर मैंने पहली तीसरी को कनेक्ट कर दिया तो सेकंड थर्ड दैट इज सेम थिंग, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक। आंसर किससे आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड से नहीं, फर्स्ट प्लस थर्ड से, या फिर आपके पास सेकंड एंड थर्ड से आपके पास आंसर, ठीक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइदर फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। हो सकता है शायद एक्सप्लेनेशन ने थोड़ा सा स्लो किया है, स्लो है ना, थोड़ा सा स्लो मैंने इसलिए किया भाई, तो थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा इशू था, तो राइटिंग थोड़ा सा मैंने, है ना, कोशिश की है कि ठीक हो, है ना। अगर आपको लगता है थोड़ा सा स्लो है ना, मैंने उन स्टूडेंट्स को भी समझाने की कोशिश की जिनको बिल्कुल थोड़ा सा कम आइडिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। जो थोड़ा सा क्या है कि इनिशियली अगर आप स्टेज पे हो तो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्लो मैंने समझाया है, तो आप 1.5x पे कर लो, वो कोई बिल्कुल इशू नहीं, ठीक है भाई। चलो तो एक क्वेश्चन आप करिएगा ना, और एक स्टूडेंट ने आई थिंक आंसर दिया था, मुझे अच्छा लगा, है ना, दैट इज वेरी गुड थिंग, आप कमेंट करो, दैट इज गुड, है ना, मैंने उसको रिप्लाई भी किया भाई को, है ना। चलो तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा करिएगा और इसका आंसर आप मुझे बताइए, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके भाई। तो चलिए, कल कल मैं एक आपका 11 है ना, शार्प एट 11 AM, है ना, कुछ भी आपका सेशन एक डीआई ले लूंगा, थोड़ी सी नंबर सीरीज ले लूंगा, है ना, तो वो मैं आपका शार्प 11:11 पे अपलोड कर दूंगा, चाहे मैं एक भी डीआई आपका लूँ, लेकिन कल 11:11 पे सेशन आपका अपलोड, ठीक है भाई। आप चाहो तो इसको सेशन को शेयर कर सकते हो सारे फ्रेंड सर्कल्स में, है ना, जिस जो भी आप स्टडी ग्रुप में या भी आपके सर्कल में हो, ठीक है। चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा अगर आपको ये सेशंस आपको यूजफुल लगते हैं, ओके। चलो भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार की क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को लेके, है ना, या कुछ भी, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसको चेंज करने की या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द